उधार जो है वो गलत वर्ड नहीं है, क्योंकि बिजनेस को फंड करने के सिर्फ 3 तरीके होते हैं। या तो कस्टमर से पैसा आ जाए, या मैं अपने जेब से पैसा लगाऊं, या मैं उधार ले लूं। अपने पैसे मेरे पास सीमित है, कस्टमर अभी आया नहीं है, तो उधार एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। गोल इज टू रीच 25 करोड़ एट द एज ऑफ 50। आपको बिजनेस चालू करना है ना, आप 2 महीने के अंदर महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हो। मेरी एक फ्रेंड है, शी वॉज फेसिंग प्रॉब्लम्स विद सैनिटरी नैपकिन्स। उन्होंने रियलाइज किया कि यार बहुत महंगा बेच रहा है यार ये विस्पर, लोग बड़े ब्रांड, दे आर लिटरली स्टीलिंग इतना लेवल का मार्जिन है उनका, और फैक्ट है 80-90% मार्जिन है। तो उन्होंने क्या किया, अब क्वेश्चन होगा जॉब कब छोड़ू। 3 ही महीने हुए हैं, पर पहले महीने मैंने 50,000 का रेवेन्यू किया, दूसरे महीने मैंने 70,000 का किया, तीसरे महीने मैंने 1.5 लाख का कर लिया। तो मैं ग्रो हो रहा हूँ, सस्टेनेबली हो रहा हूँ और प्रॉफिटेबली हो रहा हूँ। तब आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई अब अपने को जैकपॉट लग गया इस तरफ। इकोसिस्टम जितना आज आपके फेवर में है, बिजनेस करना आज जितना आसान है वो कभी नहीं था। ये एक फैक्ट है। देखिए मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ। अगर आप ये कह देते हो कि मुझे मेरे पिताजी को जब वो 60 साल के होंगे उससे पहले एक गाड़ी गिफ्ट करनी है, तो वो ना फिर पूरी कायनात लग जाएगी आपके साथ, क्योंकि आपने लिख दिया है। आप पहले ना अपने आप से 2 सवाल पूछो। आज मैं आप ऑडियंस को चैलेंज करता हूं, आप ये क्वेश्चन सिर्फ लिखो, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। कमेंट्स में बता देना। क्रिस्प आंसर चाहिए, ऐसा नहीं कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल, ये कोई आंसर नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टुडे इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग। सच सच बताना, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की बात सुन करके किस किस को नुकसान हुआ। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर जब एक कंटेंट बनाते हैं ना, वो आपकी रिटेंशन के लिए, डोपामीन का हिट देने के लिए और आपको वीडियो पे बनाए रखने के लिए कंटेंट बनाते हैं। सनसनीखेज कंटेंट को देखने में मजा तो आएगा, लेकिन पैसे नहीं बनेंगे। 20,000 करोड़ रुपए हर महीने इन्वेस्ट होते हैं सिप के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स को। और यही मैं कर रहा हूं। मैं पिछले 9 साल से एसआईपी कर रहा हूं, आज भी एसआईपी कर रहा हूं, कल भी एसआईपी करूंगा। वॉरेन बुफेट, राकेश झुनझुनवाला, रतन टाटा और मुकेश अंबानी कैसे सोचते होंगे इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के बारे में, हर एक बात हमने प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड तरीके से करी है, जिसको आप अप्लाई कर पाओगे। 82% लोग जो हमारा चैनल देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, तो प्लीज लाइक द पॉडकास्ट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक इट। एक कोबे ब्रायंट करके बास्केटबॉल प्लेयर होता है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो उनका एक स्टेटमेंट मुझे हमेशा याद रहता है, इफ यू नो व्हाट यू वांट, द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइफ। ये बताओ कि ये जो डेट का पूरा जो चक्कर है, जो हर एक दूसरा वीडियो जो मैं खोलता हूँ, डेट इज ऑल ऑफ अ सडन अ वे टू गेट रिच। वेराज इंडियन ट्रेडिशन में गरीबी की निशानी होती थी कर्जा। अगर किसी पे कर्जा है और वो बाहर जाकर के खाना खाता हुआ मिल जाए किसी को, तो वो कहता था यार क्या कर रहे हो, पहले अपना जो है घर देख लो। और अब जो है डेट हैज ऑल ऑफ अ सडन बिकम अ मोड टू गेट रिच। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये बात कहता हूँ कि कभी कभी 1 लाख रुपए का उधार भी ज़्यादा होता है और 1 लाख करोड़ का उधार भी कम होता है। जैसे आप जिम जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जिम जाते हैं, और अगर आप जिम जाके, कोई लोग 2 किलो का भी वजन नहीं उठा पाते, कोई लोग 20 किलो का भी बहुत आराम से उठाते हैं, और कोई लोग 100 किलो का भी बहुत आराम से उठाते हैं। तो इसी तरह जब हम जिम जा रहे हैं और अपनी क्षमता बना रहे हैं, इसी तरह हर व्यक्ति की फाइनेंशियल क्षमता भी होती है। कुछ लोगों की इतनी भी क्षमता नहीं होती कि वो 1 लाख रुपए पे उधार का ब्याज दे सके, और कुछ लोगों में इतनी क्षमता होती है कि वो 1 लाख करोड़ का भी ब्याज उतार देते हैं बहुत आराम से। तो उधार जो है वो गलत वर्ड नहीं है, पहले मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि बिजनेस को फंड करने के सिर्फ 3 तरीके होते हैं। या तो कस्टमर से पैसा आ जाए, या मैं अपने जेब से पैसा लगाऊं, या मैं उधार ले लूं। चौथा तो कोई तरीका ही नहीं है। अपने पैसे मेरे पास सीमित है, कस्टमर अभी आया नहीं है या फिर कम आया है, तो उधार एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और हर जन की लाइफ में उधार रहेगा, खासकर इंडिया में ज्यादा रहेगा। उसका कारण यह है क्योंकि इंडिया हमेशा से गरीब कंट्री रहा, तो वो धीरे धीरे अभी क्रेडिट सब तक पहुंच रहा है, लोग क्रेडिट अवेल करना चाहते हैं। इसका मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। एक कंपनी है 5 स्टार फाइनेंस, अच्छा लिस्टेड कंपनी, एनबीएफसी है, और मैं उसके एक दिन बैलेंस शीट देख रहा था। वो लोग का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो उनका एक रेशियो होता है जिसे हम एनआईएम कहते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, कि मार्जिन कितना बना रहे, वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना बना रहे। तो मैंने एक रेशियो उनका निकाला जो था उनका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय उन्होंने लोन कितना दिया है। तो पैट डिवाइडेड बाय उन्होंने लोन कितना दिया, तो 600 करोड़ का पैट था, 6,000 करोड़ का लोन दिया हुआ था। तो अब आप समझिए कि एनबीएफसी 10% प्रॉफिट कमा रहा है सारे खर्चों के बाद, जी, टैक्स देने के बाद भी। तो मैंने फिर जीपी लेवल पे गया, मतलब भैया अब थोड़ा सा उत्सुकता बढ़ गई है, तो अब थोड़ा जीपी लेवल पे देखते हैं ये क्या सिचुएशन चल रही है। तो जीपी लेवल पे जो सिचुएशन थी वो थी करीबन 17% की। तो 17% के बाद ऑप खर्चे निकल गए, डेट माइनस हो गया आपका, उसके बाद टैक्स माइनस हो गया, तो लास्ट में 10% के आसपास पैट बना। यानी कि आप समझ सकते हो इंडिया में कितनी भूख है क्रेडिट की इस टाइम पे। तो आपके क्वेश्चन पे आने के लिए, उधार गलत चीज नहीं है, पहली बात ये है, ठीक है।
दूसरी चीज ये है, अगर आप उधार लेना चाहते हो तो अपनी सक्षमता और क्षमता बनाओ। उधार की क्षमता के लिए 3 ही चीजें चाहिए। मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेशियोज यूज होते हैं, मैं उनको थोड़ा सिंपल करता हूं। सबसे पहले आपकी कमाई में क्षमता होनी चाहिए उधार चुकाने की। तो यानी कि अगर आपकी 1 लाख रुपए की कमाई है, 50,000 की ईएमआई है, तो आप अपनी ईएमआई अपनी कमाई में से 2 बार दे सकते हो, तो आपकी क्षमता है। यही अगर 1.5 लाख हो जाए तो 3 बार हो गया, तो आपकी क्षमता और बढ़ गई। अगर 2 लाख हो गई तो 4 बार हो गई आपकी क्षमता। इसे फाइनेंस में डेट सर्विस कवरेज रेशियो भी कहते हैं। पर एक सिंपल सा ये कि भाई मेरी कमाई में कितनी क्षमता है उधार चुकाने की, तो मेरी महीने की 1 लाख रुपए की कमाई, 50,000 का ईएमआई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर अगर यही इक्वेशन रिवर्स हो जाए कि मेरी 50,000 की कमाई है पर 1 लाख की ईएमआई है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, मेरे में क्षमता नहीं है। अब पहली चीज हो गई कमाई की क्षमता। दूसरी चीज हो गई क्या मेरे असेट में क्षमता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 करोड़ का घर लिया, मैंने 20 लाख खुद के डाले, 80 लाख का लोन लिया। तो कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो ये 80 लाख का जो लोन है, ये 80 लाख का लोन वो 1 करोड़ का घर बेच के निकाला जा सकता है, क्योंकि मेरे असेट में भी क्षमता हो गई। और तीसरी चीज है क्या मेरी कमाई रेकरिंग है कि नहीं है। तो रेकरिंग मतलब मेरा हर महीने इनकम आ रही है कि नहीं आ रही। मैं सैलरी पे हूं तो हर महीने आ रही है, मेरा एक प्रोफेशन है, मेरे कुछ फिक्स क्लाइंट्स है, तो मेरी हर महीने इनकम आ रही है। अगर आपके ये 3 रेशियो सेट हैं, अगर आपके ये 3 पैरामीटर पे आप सेट हो, तो आप 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1 लाख करोड़ जितना उधार लेना ले लो। सो जब हम इंडियन स्पेस में ना, जब हम डेट की बात करते हैं तो 2 बड़े नाम जो है रिसेंट हिस्ट्री में लोगों को याद आते हैं। एक हो गया किंगफिशर, एक हो गया अदानी। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट मैंने इंटरप्ट कर दिया, लेकिन 80% आप में से जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बट पॉडकास्ट ज़रूर एंजॉय करते हैं, तो पहले उसके लिए थैंक यू। थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी अगर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि अगले पॉडकास्ट के बारे में आपको पता रहेगा और हमारा पॉडकास्ट जो हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं वो और ग्रो करता रहेगा। बैक टू योर पॉडकास्ट ना। एसेट क्या है? बड़े बिजनेसमैन के लिए एसेट है उसका जो बिजनेस है, राइट, उसमें कितना रेवेन्यू चर्निंग पोटेंशियल है, जो कि कोई बैंक और बहुत सारे विद्वान लोग बैठ करके ये असेस करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर क्या एसेट में कितना दम है, चाहे वो ब्रांड नेम हो किंगफिशर का, या किसी और केस में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, या और कोई अंडरलाइंग लैंड हो गई या कुछ हो गया। सो इन दोनों की में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस मॉडल इटसेल्फ? सो आप किंगफिशर और अडानी की बात कर रहे हैं। देखिए, किंगफिशर के पास कोई रियल एसेट नहीं था। किंगफिशर के प्लेन भाड़े पे थे, ठीक है। एक ब्रांड नेम था और ब्रांड नेम इज उतना ही वर्थ होता है जितना उस टाइम उसकी सिचुएशन होती है, तो बाद में जो उसकी हालत हुई वो सबको पता ही है। ब्रांड नेम एक इंटेंजिबल एसेट होता है। इंटेंजिबल एसेट मतलब सिंपल भाषा में जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस फील कर जिसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो जिसका साक्षात्कार नहीं हो सकता वो इंटेंजिबल एसेट है, और ब्रांड एक बहुत बड़ा इंटेंजिबल एसेट है। और ब्रांड में क्या है कि जैसे पेटेंट भी एक इंटेंजिबल एसेट है, पर पेटेंट आपको किसी चीज का एक संपूर्ण अधिकार देता है कुछ समय के लिए। तो अगर मेरे पास कोई मेडिसिन का पेटेंट है 20 साल के लिए, तो चाहे मैं छू नहीं सकता उस पेटेंट को, पर मुझे पता है कि 20 साल तक ये मेडिसिन अब और कोई नहीं बना सकता, तो मैं चाहे तो ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। तो ब्रांड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे जो आपने जो विद्वानों का जो टाइटल दिया, ये उन लोगों ने निकाला था ताकि हम लोन दे सके। तो किंगफिशर और अडानी में सबसे बड़ा फर्क है कि अडानी के पास रियल एसेट है, उसके पास एक रियल पोर्ट है जो रोज पैसा फेंक रहा है उसको, उसके पास एक सोलर प्लांट है जो रोज पैसा फेंक रहा है उसको। सेकंड जो मैंने बात कही थी रेकरिंग रेवेन्यू की, अगर पोर्ट चल रहा है तो रेकरिंग रेवेन्यू है, सोलर चल रहा है तो रेकरिंग रेवेन्यू है, एंटरप्राइजेस में ट्रेडिंग हो रही है तो रेकरिंग रेवेन्यू है। रेवेन्यू का रेकरिंग होना बहुत जरूरी है। किंगफिशर के केस में असेट नहीं था, रेकरिंग रेवेन्यू जरूर था, क्योंकि भाई वो प्लेन रोज चल रहे थे, नहीं तो वो चल रहा था, बट उसके भी रेकरिंग रेवेन्यू को रिस्क था, क्योंकि वो एक्सटर्नल इवेंट्स पे बहुत डिपेंडेंट है। पर ये जो है सोलर प्लांट है, सबको बिजली चाहिए ही चाहिए, पोर्ट है, ट्रेड होना ही होना है, तो ये सारी चीजें जो है नेचर ऑफ असेट को और क्वालिटी ऑफ असेट को बेटर कर देती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अडानी के केस में वो नेचर और क्वालिटी बेटर थी, जिस वजह से वो कितना भी उधार लेता है तो वो उसको कॉम्पनसेट कर सकता है, क्योंकि उसकी कमाई और उसके असेट दोनों में क्षमता है उधार को चुकाने की। यार ये बताओ कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो एंड B2B की हमने बात करी कि कैसे B2B में भी बड़ा बन सकता है बिजनेस। कोई ऐसा आपको फर्स्ट जनरेशन फाउंडर्स का सबसे बड़ा चार्म क्या है कि जी फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है और ये 2 साल में स्केल अप हो जाता है, राइट। ये एक बड़ी न्यूज़ बनती है इस पे, और ये कि भाई IIT से निकला लड़का 24 साल। उस दिन मैं रील देख रहा था एक, जहाँ पर एक इन्वेस्टर मीम था, इन्वेस्टर डांट रहा है कि भाई तुम 25 साल के होने वाले हो, अब तुम्हारा गेम खत्म, सिलिकॉन वैली का। तो कहता 25 का राउंड अप क्या होता है 50, अब तुम खत्म। तो
23-24 साल का लड़का और अचानक से 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे उसने जो है फंडिंग उठा लिया। ये बड़ा चार्म होता है कि 2 साल में बड़ा बिजनेस बन जाता है, 3 साल में। ट्रेडिशनल बिजनेस में एक तो आपने बोला कि भाई देखो टाइम लगता है, अब लेकिन ब्लिंकिट की दुनिया है, तो जल्दी बढ़ने वाला B2B बिजनेस देखा आपने कोई? मैंने बहुत इंटरेस्टिंग इस पे 2-3 फैक्ट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ना दर्शकों को चाहूँगा कि दे शुड अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग। इंडिया में 1.5 लाख स्टार्टअप्स हैं, इस बात को सब जानते हैं, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। पर इंडिया में 6.5 करोड़ SMEs हैं। 1.5 लाख 6.5 करोड़, तो यानी भारत जो है वो SMEs का देश है, ठीक है। अब 6.5 करोड़ को इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस अगर कर दें, ओहो, वो तो प्री इंडिपेंडेंस से भी चल रहे हैं काफी बिजनेस। और 1.5 लाख को इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस 2014, मतलब आज से 10-11 साल ज्यादा से ज्यादा ज्यादा। तो अगर आप ये रेशियो करेंगे तो मतलब वो नंबर तो फिर कुछ अलग ही नंबर निकल आएगा। तो मतलब ये आपको बताता है कि आपका स्टार्टअप में जो है एक वो इकोसिस्टम अभी बहुत छोटा है। ये कॉपीड इकोसिस्टम था, मैं हो सकता है थोड़ा हार्श साउंड कर रहा हूं, बट ये कॉपीड इकोसिस्टम था। बट इसमें कोई बुराई नहीं है, कॉपी करना, कस्टमाइज करना। जैक वेल्च जी के CEO रहते, वो भी बोलते थे कॉपी बट कस्टमाइज, तो इट्स ओके। बट जो आपको वैल्यू आप देख रहे हो वो ये है कि 1.5 लाख स्टार्टअप वर्सेस 6.5 करोड़ SMEs। दूसरी चीज ये है, हमने फाइनेंस में CFA में एक टर्म सीखा था, सर्वाइवरशिप बायस, और आप उससे काफी रखते होंगे बिकॉज आप भी इस फील्ड के हैं। तो ये सर्वाइवरशिप बायस का मतलब ये कि कथा तो उसकी सुनाई जाती है जो जीतता है, कथा उसकी नहीं सुनाई जाती जो हारता है। तो आज अगर एक ओयो बना है तो पता नहीं 10,000 ओयो मरे भी होंगे पीछे। अगर एक फ्लिपकार्ट बना है तो पता ही नहीं कितने। शॉपक्लूज की स्टोरी तो सबको ही पता है। जितना पैसा उसने रेज किया था, मैं वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा, जितना पैसा उसने रेज किया था उसके आधे से कम पैसे में कंपनी बिकी है। यानी अगर उन्होंने 100 रुपए रेज किए थे इन्वेस्टर से, तो 50 रुपए से कम में पूरी कंपनी बेचनी पड़ गई उनको, तनख्वाहें नहीं दे पाए, लास्ट में शट डाउन करना पड़ा, ठीक है। तो अगर एक फ्लिपकार्ट जिंदा रहा तो एक शॉपक्लूज मरा भी है पीछे। तो ये होता है सर्वाइवरशिप। अब हमें क्या लगता है, हम भी रितेश अग्रवाल बन सकते हैं, हम भी जो है इस तरीके से फ्लिपकार्ट के बिनी बंसल, सचिन बंसल बन सकते हैं। हो सकता है बन सकते हो, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, पर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो कि आप सर्वाइव करोगे इस इकोसिस्टम में। दूसरी चीज ये है, तो सर्वाइवरशिप बायस को बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब आप किसी भी बिजनेस में घुसते हो। तीसरा, आपने उदाहरण पूछा, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा एक ब्रदर है, कजिन, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, जो मेरे चाचा जी का बिजनेस है। तो एक वो आता है, मिलता है, तो हम बिजनेसेस की बातें करते हैं। बड़ा यंग है वो, 26-27 साल का है। तो एक बार बात हुई, बोला यार मैं ना संजय एक कंपनी में गया, इस कंपनी का नाम है एकम ड्रग्स। मतलब वेरी गुड, नाम सुना नहीं है मैंने कभी। बोलते हरिद्वार में इनका बहुत बड़ा प्लांट है। अच्छा, तो मतलब क्या करते हैं? बोलते ये मेडिसिन के OEM है, जैसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, ये मेडिसिन के OEM है। मतलब बोलते ये ना सन फार्मा, सिप्ला, मैनकाइंड, ये जितनी भी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं उनको माल बना के बेचते हैं। मतलब अच्छा, मतलब कितना रेवेन्यू कर रहे होंगे? मैंने बोला कर रहे होंगे 30-40-50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। बोलता भाई पिछले साल उन्होंने 3500 करोड़ का टर्नओवर किया था। वाह, ठीक है, ये मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और बोलते इस साल शायद 4200 करोड़ का करेंगे। वो इतना इंटीमेसी से इतना जानता है क्योंकि वो उनका सप्लायर था। तो वो माल बढ़ता जा रहा है, उसको दिख रहा है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, उनको रिपोर्ट्स भी आती हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर मैंने और उसके बारे में डीप डाइव किया। तो वो 2 ब्रदर्स हैं, जैन ब्रदर्स हैं, जो मेन उनके चेयरमैन है, संजीव जैन नाम है उनका। तो उन्होंने ये कंपनी चालू की थी करीबन 2002-2003 में। तो मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि कहानी ऐसी है कि दोनों भाइयों ने चालू की थी और सोचा था कि दोनों भाई 10-10 करोड़ रुपए पोस्ट टैक्स जिस दिन कमाएंगे, उसके बाद वो ठीक है रिटायर हो जाएंगे, कि हो गया भाई बिजनेस से काम हो गया अपना। तो इनके लाइफ लॉन्ग का ये ड्रीम था कि दोनों भाई 10-10 करोड़ रुपए पोस्ट टैक्स कमा लें, ठीक है। ये टारगेट उन्होंने 2 साल में अचीव कर लिया। कंपनी लॉन्च करने के 2 साल में 10-10 करोड़ रुपए दोनों के खाते में गिर गए कि भाई चलो ठीक है, अब इतने पैसे हो गए खाते में कि अगर हम दोनों 10-10 करोड़ निकालेंगे तो डन। पर उन्होंने देखा उनका तो बिजनेस बड़ा हो गया। उन्होंने देखा कि अब हम अच्छे सब और इसको बड़ा कर सकते हैं और अच्छे लोगों को माल दे सकते हैं। आज 4500 करोड़ से ऊपर की उसका रेवेन्यू है, 450 करोड़ से ऊपर का उसका एबिटा है। आज 2000 उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कई तो पता नहीं सैकड़ों पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है इंडिया की, अब्रॉड की, जो इंडिया में मेडिसिन बेचती हो और उनसे ना लेती हो। दिन की 12 करोड़ से ऊपर वो गोलियां बना रहे हैं, ठीक है। और उनकी खुद की एक सिस्टर कंसर्न है जो गाइनी प्रोडक्ट्स फीमेल्स के लिए बेचती है, वो उनको माल देते हैं। वो कंपनी का टर्नओवर 450-500 करोड़ रुपए है। वाह। तो अगर आप देखें, फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर्स ह्यूमिलिटी के साथ उन्होंने बिजनेस चालू किया। जो आपने कथा सुनी, बोले कि फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, आज 4,500-5 हजार करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि मेडिसिन बिजनेस इंडिया में, देखिए, अगर वो 5,000 करोड़ की मेडिसिन बेचते हैं
तो आप समझ लीजिए वो मेडिसिन मार्केट में उसकी मिनिमम 6 गुना में बिक रही है, ठीक है। तो 6 गुना में बिक रही है, यानी 30,000 करोड़ में उनकी मेडिसिन बिक रही हैं। आज पूरे इंडिया में 3 से 3.5 लाख करोड़ की मार्केट है मेडिसिन की सेलिंग प्राइस में, 3 से 3.5 लाख करोड़ की रेंज में, यानी मार्केट का 10% शेयर उनका है आज के दिन, एक सिंगल कंपनी का। और बाकी सारी दुनिया 90% कर रही है, ये एक अकेली कंपनी 10% कर रही है। और ये फर्स्ट जनरेशन, प्योर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, कोई लेना देना ही नहीं था उनका बिजनेस से। पीतमपुरा में रहते हैं दिल्ली में, और बड़े हम्बल लोग हैं। ठीक है भाई, तय किया था, बहुत अच्छा बन गया बिजनेस, अच्छा हो गया, हम तो सबको सप्लाई कर रहे हैं माल। और आज क्या होता है कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स में 3-3, 4-4 साल की टेस्टिंग लगती है। वो प्रोडक्ट सिर्फ इन्हीं के पास है, तो और कोई कंपनी इनसे कंपीट ही नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पहले 4 साल तो अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कराने में लगी जाएंगे, फिर वो बेच सकती है। तो ये स्टोरी है। आज एक 15, 20, 25 साल, उसको 20 साल के आसपास लग गए, वो आज यहां पहुंची है। तो हम क्यों जल्दी करें? आज अगर आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, 22 साल के हो, और आपने धीरे 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 मेहनत करके इसका 1/10 भी कर लिया, और ऐसा तो है नहीं इंडिया डूब रहा है, इंडिया इज अ शाइनिंग स्टार, अच्छी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वर्ल्ड वाइड हमारी तारीफ हो रही है कि हम अच्छा मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। तो यानी आप तो चढ़ती कला में हो, जैसे हम चढ़ती कला कहते हैं, ठीक है। तो चढ़ती कला में हो तो आपके लिए तो बिजनेस बन ही सकता है। और ये सिर्फ टेक ओरिएंटेड बिजनेसेस पे क्यों सोच रहे हो? वहां बहुत दिमाग लगता है, वहां अलग तरह की मैन पावर लगती है, नॉलेज इकोनॉमी है, महंगे लोग होते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल कंपनीज है ना, इनमें एक आदमी आ जाए तो 25 साल छोड़ के नहीं जाता, 30 साल छोड़ के नहीं जाता, तो आपकी मैन पावर की प्रॉब्लम्स कम होती है। ये ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने में मैन पावर सस्ती भी होती है, मैन पावर लॉयल भी होती है, और मैन पावर छोड़ के भी नहीं जाती। तो ये भी एक एडवांटेज है। आपको पता है कि टेक कंपनीज में क्या है, हर दूसरे दिन किसी के पास जॉब ऑफर होता है, वो बोलता है सर 10 लाख है, 15 लाख करते हो तो रुकूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूं। आप यही चक्कर में पड़ रहे, तो यार इसकी ठीक करो, इसकी ठीक करो, इसकी ठीक, अच्छा इसने की तो वो नाराज हो गया। यू डोंट हैव टू प्ले ऑल दीज गेम्स, प्ले द सिंपल गेम। तो जो आपने बात कही फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर, दिस इज द स्टोरी ऑफ फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर, जिसने 5,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस क्रिएट कर लिया। और संजय, आज की डेट में तो गवर्नमेंट का भी जितना बड़ा इंसेंटिवाइजेशन है फॉर पीपल टू डू एनी बिजनेस, आप मुद्रा स्कीम देख लो जो गवर्नमेंट देती है, बहुत बड़ा डिसबर्समेंट हुआ है। मैं नंबर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, बट आई थिंक कुछ 70,000 करोड़ का नंबर था उसमें, जो मुद्रा स्कीम में, सॉरी अगर नंबर गलत है, मुद्रा स्कीम में जो डिसबर्स कर रहा है गवर्नमेंट ने, जो 5 लाख 10 लाख के जो लोन्स देते हैं, CGTMSE क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसमें कोई कोलैटरल के बिना 2 करोड़ सर्विसेज के लिए 5 करोड़ रुपए मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे रही है सरकार, बिना कोलैटरल के 9.5% पे। हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग बोलते हैं 18% पे चक्रवर्ती ब्याज ले लो, 24% पे ले लो, और वो 9.5% में सरकार आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इकोसिस्टम जितना आज आपके फेवर में है, बिजनेस करना आज जितना आसान है, वो कभी नहीं था। ये एक फैक्ट है, चाहे हम कोई भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें, पर ये फैक्ट यही है कि आज हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई हैं, प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो गए हैं, ईज हो गई है चीज़ों की। आपको बिजनेस चालू करना है ना, आप 2 महीने के अंदर महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हो। कैसे? मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बिजनेस चालू किया। अब आपको मैं ये पूरा मॉडल बताता हूँ, एंड टू एंड। शी वॉज फेसिंग प्रॉब्लम्स विद सैनिटरी नैपकिन्स, ठीक है, फीमेल ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, फीमेल थी। उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार बहुत महंगा बेच रहा है यार ये विस्पर, ही लोग जो बड़े ब्रांड्स हैं, दे आर लिटरली स्टीलिंग, इतना लेवल का मार्जिन है उनका, और फैक्ट है 80-90% मार्जिन है। तो उन्होंने क्या किया, वो गई, उन्होंने अपने आप को इंडिया मार्ट में रजिस्टर किया, ठीक है। इंडिया मार्ट में रजिस्टर किया एज अ सप्लायर एंड एज अ बायर, दोनों रजिस्टर कर दिया। इंडिया मार्ट की उनकी फीस कितनी थी पता है? 3,000 रुपये महीना, ठीक है। वहाँ से उनको कॉन्टैक्ट आने लग गया, सप्लायर के भी आने लग गए, बायर के भी आने लग गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दोनों तरफ रजिस्टर किया हुआ था। उनको पहला ऑर्डर मिला करीबन 20,000 सैनिटरी नैपकिन्स का। उस ऑर्डर पे उन्होंने 20 पैसा पर सैनिटरी नैपकिन कमाया, 20 पैसा, विच कम्स टू अराउंड अबाउट 4,000 रुपीज़ ऑन द फर्स्ट ऑर्डर। वो ऑर्डर हुआ, उन्होंने कॉल सेंटर की लड़की रख ली, ठीक है, उसको 8,000 रुपये पे रखा, उनको दिखा भाई ऑर्डर आ गया। फिर उन्होंने वो जो बंदा जिसके साथ ऑर्डर किया उसके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया, अच्छे से बात करी, समझाया। अगले महीने उसने रिपीट ऑर्डर दिया, सीधा 50,000 पीसेस का, क्योंकि तब तक वो 2 सप्लायर से ले रहा होगा। ऐसे करते करते अगले 2 से 3 महीने के अंदर शी वॉज डूइंग 2.5 लाख पीसेस एवरी मंथ, 20 पैसे के मार्जिन, 20 पैसे के मार्जिन से। यही था, क्योंकि उसको था कि मैं ज्यादा पैसे नहीं लूंगी, मैं थोड़े से कम से पैसे से काम चला लूंगी। 50-60 हज़ार रुपए वो महीना कमाती थी। 8,000 की उसकी वो लड़की थी, कॉल सेंटर की लड़की थी। 5,000 रुपए का उसने वेयर हाउस रखा हुआ था, दैट्स इट। लोडिंग अनलोडिंग वॉज इन द कॉस्ट, तो वो 20% मार्जिन जीपी था, तो उसमें आ गया। सिर्फ 13,000 रुपए की कॉस्ट पे 50-60 हज़ार रुपए बना रही थी। शी वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम, और उसने वहां से अपने लिए 50-60-70 हज़ार रुपए का एक इन्फ्लो चालू कर दिया। दिन में मुश्किल से 1 घंटा काम करती थी।
आपने क्या यूज़ किया? रेडी एक इकोसिस्टम इंडिया मार्ट का यूज़ कर लिया, आप बायर भी बन गए, आप सप्लायर भी बन गए. नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग ऑल दीज थिंग्स. एक और एग्जांपल देता हूँ संजय, मेरे दोस्त ने, इंडिया जो है FTA साइन कर रहा है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि दोनों देश, जिन दो देशों के बीच में FTA साइन होगा जनता के लिए, वो दोनों देश एक लिस्ट बनाएंगे कि ये सारा सामान जो है आप चाहे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भेजें या ऑस्ट्रेलिया से इंडिया भेजें, आपको कस्टम ड्यूटी जो है नहीं लगेगी, इम्पोर्ट ड्यूटी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी. और अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला साइन हुआ है, ऐसे कई सारे, और UK से नेगोशिएशन चल रहा है, कई सारे और कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएशन चल रहा है. उसने देखा कि यार अब ये अगर एग्रीमेंट साइन हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, वहाँ विनयार्ड्स बहुत हैं, वाइन बहुत बनती हैं. अब वाइन में पहले उसने सोचा बॉटल्स जो है मैं यहाँ से भेजूंगा, फिर उसको पता चला ये चाइना के पोर्ट से जाती है बॉटल, इंडिया से लॉजिस्टिक कॉस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है इवन आफ्टर इम्पोर्ट ड्यूटी. सिर्फ जो बॉटल के ऊपर कॉर्क का जो धंधा है वो बहुत बड़ा धंधा है यार अपने आप में. दैट इन इटसेल्फ इज हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ करोर्स ऑफ बिजनेस. और वो छोटे विनयार्ड्स जो ऑस्ट्रेलिया में आज तक सिर्फ एक इम्पोर्टर होता था जो सबके लिए ये बॉटल्स और कॉक्स इंपोर्ट करता था और वो उनको सप्लाई करता था, एक बिजनेस की मोनोपोली थी इसके अंदर. अब जो आदमी वहाँ जा कर के डायरेक्टली हर एक ओनर से, बिकॉज दीज आर फैमिली ओन्ड, हर एक ओनर को जा कर के बोलेगा कि जी आपकी जो है लैंडेड कॉस्ट अगर 50.5 डॉलर पर कॉर्क है तो मैं आपको 0.25 में लैंड करा दूंगा और सेम क्वालिटी का कॉर्क. इट्स अ बिग बिजनेस इन इट्स. एंड रेकरिंग. तो आपने एक जो भी मैक्रो इवेंट हो रहा है उस ट्रेंड को पकड़ा, जो आपने कहा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, उसके अंदर आपने डीप डाइव करके देखा कि इकोसिस्टम में यहाँ जगह है और वहाँ आप घुस गए, तो वहीं पर आपका 150, 200, 250 करोड़ का बिजनेस, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, वो बैठ करके यहाँ पर एक तरह से लॉजिस्टिक का टैलेंट हायर कर रहा है जो वो कॉक को वहाँ तक पहुँचा दे. ना मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना कुछ और करना है. और ऑस्ट्रेलिया घूम के आता है वो अलग है. मैंने एक गाना था, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है. हाँ. तो इट्स लाइक आपको कुछ करना नहीं है, आपको किसी से लेना और किसी को देना है. हाँ. तो ये वही सिचुएशन है. आपको इंटेलिजेंटली ट्रेंड को फॉलो करना है. देखिए, इफ यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड. एंड टेक्नोलॉजी क्या है, लोगों ने टेक्नोलॉजी को AI और ये सब से रिलेट कर दिया. अरे भाई, एक कॉल सेंटर चलाना भी टेक्नोलॉजी है. अगर 4 कॉल्स आपके कॉल सेंटर पे गिरती है और आप उसको उठा रहे हो, वो भी तो टेक्नोलॉजी है ना. जब तो फोन नहीं था तो फोन भी टेक्नोलॉजी बना. ऑब्सोलीट थोड़ी हुआ है. आज फोन यूज होने थोड़ी बंद हो गए. फोन्स पे आज भी काम हो रहा है. आप बोलो नहीं, ऑर्डर तो CRM के थ्रू ही जाएगा, तभी मैं बिजनेस कर सकता हूं. टेक्नोलॉजी इज टू सपोर्ट बिजनेस. Yes. बिजनेस होगा तो टेक्नोलॉजी होगी. बिजनेस ही नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी का क्या चार डालूंगा मैं. तो एंड ऑफ द डे सिस्टम, प्रोसेसेस, बिजनेस, ये टेक्नोलॉजीज ऑल आर देयर इफ द बिजनेस इज देयर. राजा है तो प्रजा है. ठीक है, राजा ही नहीं तो प्रजा काय की. तो दिस इज हाउ आई बिलीव इन बिजनेस. ये बहुत आपने एग्जांपल अच्छा दिया कि मैक्रो इवेंट्स में से, ट्रेंड में से ढूंढ लो मैं कहां फिट होता हूं और उस पर एफर्ट मारो. ढूंढो आज कौन कंपटीटर है, क्या कर रहा है, कितने में बेच रहा है, मैं कहां से खरीद रहा है. वैल्यू मनी जी से एक बहुत अच्छी सीख मिली थी मुझे. वो थी कि जो कॉग्स पे फोकस करता है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं, ठीक है, वो बिजनेस कर सकता है. जो कॉग्स ऑफ कॉग्स में जाता है वो डिसरप्शन कर सकता है. तो अगर आप सिर्फ कॉग्स पे रुक जाए, हाँ जी मैं तो इतने में ये चीज खरीदूंगा, इतने में बेच दूंगा, तो आप बिजनेस कर लोगे, 10%, 20% का मार्जिन कमा लोगे. पर जो चीज आपकी बन रही है उसकी आप निटिग्रिटीज में गए तो आप डिसरप्शन लेके आ सकते हो. और ये काम सबसे अच्छा हमारे देश में अगर कोई रियली करता है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं बीजेपी का प्रचारक हूं, वो अडानी और अंबानी के अलावा कोई नहीं है. आई थिंक दे आर द बेस्ट एट अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर्स. मैं जानता हूं, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने सप्लाई किया रिलायंस को. बोलते वहाँ पे जो सप्लायर के साथ होता है आप सोच नहीं सकते. बोलते उसका बॉम्ब होता है, बिल्स ऑफ मटेरियल. यानी अगर मैं किसी को फ़ोन बेच रहा हूँ तो फ़ोन में क्या क्या लग रहा है, चिप लग रही है, रबड़ लग रहा है, ग्लास लग रहा है, सब. वो लोग है ना पूरे फ़ोन को खोलेंगे, एक एक आइटम लिखेंगे, उसका लोएस्ट सोर्सिंग प्राइस लिखेंगे कि यहाँ से इतने का मिलेगा, यहाँ से इतने का मिलेगा, यहाँ से इतने का मिलेगा. यानी आपका जो प्रोडक्ट है ये जी 10,000 रुपये का है, या फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का, इजी कैलकुलेशन के लिए. अब 100 रुपये की आपकी कॉस्ट है, आप मेरे साथ धंधा कर रहे हो, वेरी गुड, आपको 7% का मार्जिन मिलेगा, पर 50 लाख पीस बनाने हैं. तो रिलायंस क्या करता है या फिर अडानी क्या करता है, वो लोग इतना ज्यादा बॉम्ब के अंदर घुस जाते हैं, इतना ज्यादा बॉम्ब के अंदर घुस जाते हैं, उनकी जो जीत है वो उनकी सेल्स नहीं है, उनकी परचेज है.
क्योंकि परचेज आपने उस प्राइस पे कर दिया तो सेल तो आप उस रेट पे कर दोगे जो कोई और कर ही नहीं सकता, और आप मार्केट को डिस्टर्ब कर दोगे। इसलिए कॉग्स जानोगे तो बिजनेस करोगे, कॉग्स ऑफ कॉग्स जानोगे तो डिसरप्शन कर दोगे। तो ये भी एक लर्निंग है बिजनेसेस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। संजय एक चीज़ बताओ, क्योंकि आपको पर्सनल फाइनेंस भी समझ में आता है, बिजनेस भी समझ में आता है। अब बहुत सारे लोगों के जीवन में ये दोनों समस्याएं एक साथ आती हैं जब वो आदमी अपनी जॉब से बोर हो जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि यार मेरे को बिजनेस तो करना है, पर क्या मेरे पास एडिक्वेट कैपिटल है, मैं अपने खर्चे निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। अगर 2-3 टेस्ट देने हैं कि भैया ये पैरामीटर जब पूरे हों तब कूदना, वरना मत कूदना, नौकरी करते रहो चुपचाप, तो वो कौन से सेफगार्ड या पैरामीटर है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है, जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई का। पहले आप अपना इकिगाई निकालो, क्योंकि इफ द वाई इज क्लियर द व्हाट विल फॉलो। ये बहुत मतलब साइमन भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सॉरी, ये यूएस यूके के लिए तो बहुत बढ़िया है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में ना देखो, सोशल सिक्योरिटी, हाँ, अगर मेरी नौकरी चली गई ना, मुझे कोई बचाने नहीं आने वाला है, sure. ठीक है। मेरे दम पे और 3-4 लोग हैं घर पे, जिसमें से किसी का न्यूज़पेपर आता है, किसी का जो है राशन कोई ख़रीदने जाता है, कोई घर की जो डेली बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, कोई कभी अपना छोटा सा शौक पूरा कर लेता है कि भाई साड़ी ले आए या थोड़ी, वो सारी चीज़ें एक सैलरी से चल रही हैं। ये एक रियलिटी है 90% ऑफ मिडिल क्लास पॉपुलेशन की, जहाँ पर एक स्ट्रीम ऑफ इनकम है। ये कहना शायद आसान है, शायद सिर्फ और सिर्फ हम टियर 1 सिटीज़ की बात कर रहे होंगे अगर हम ये कहेंगे कि यार देखो जेनजी है, पापा ने पैसे कमाए हुए, वो एक बहुत छोटा ऑडियंस है। और वो वाला जो ऑडियंस है ना, वो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन, उनको जब बिजनेस करना है वो सोचेंगे भी, राइट, उनके पास पैसा आ जाएगा। वो वैसे ही जो आपने एफ बोला ना, फ्रेंड्स फैमिली एंड फूल्स, वो उधर से जो है वैसे भी पैसा आ जाएगा। जो फंसता है इस डिसीजन में, वो लड़का फंसता है जिसके जो है फादर जो है रिटायर हो चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब में, सेविंग जो थी उसकी पढ़ाई में लगा चुके हैं, माँ बाप उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, वाइफ शादी हुई है अगर तो वाइफ घर पे ही है, और घर में बहन भी है जिसकी जो है शादी सर पे खड़ी है। ऐसे थोड़ा सा नहीं, ये एग्जैक्ट नाम है मेरे पास, एक मैं लूंगा नहीं, बट एग्जैक्ट नाम है मेरे पास इस आदमी का। हाँ। जो आपने मेरे को पर्सोना दिया है उसका एक एग्जैक्ट नाम मेरे पास है। उसने अपने लिए अब नया घर भी बनवाया है, तो जब वो घर बनाया तो ऑब्वियसली उस पर और एक कर्जा चढ़ गया है। उसकी बहन की शादी भी उसको करनी है, उसकी खुद की शादी भी उसको करनी है, उसके ब्रदर जो हैं वो डिसेबल्ड है, मदर फादर तो बहुत टाइम से ही काम नहीं कर रहे हैं। तो आई नो दिस पर्सनैलिटी, आई क्लियरली नो दिस पर्सनैलिटी। हाँ, तो अब इस आदमी को अगर मैं इकिगाई बताऊंगा ना, हाँ, तो वो तो मारेगा पकड़ के। तो हाँ एग्जैक्टली, वो कहेगा भाई पैसे जो है ना वो चाहिए सर्वाइवल के लिए। सही कह रहे हो। तो पर बिजनेस में मुझे लगता है कि शायद अगर मैं नौकरी करता रहूँगा तो मेरी मुसीबतें ज़िंदगी भर चलती रहेंगी, लेकिन अगर मैं बिजनेस में शिफ्ट हो गया ना, तो हो सकता है मैं 2 साल में जो है सारा खेल बदल दूँ, जो पहले आपने एग्जाम्पल दिया। राइट। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना? इस व्यक्ति को, हाँ, देखिए, पहले बताओ इसका नाम क्या है? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। बहुत मेरा बहुत क्लोज ये है, वो मुझे अपना टीचर मानता है और मैं बहुत अच्छा, एंड वेर एवर हेल्प इज रिक्वायर्ड टू वट एवर एक्सटेंड मैं कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली उनकी करता हूँ। ये कभी 28-29 साल के आसपास का लड़का है जो सेम सिचुएशन में, और वो मेरे से मिलता रहता है, बात करता रहता है, वो गवर्नमेंट जॉब में इस टाइम। हाँ। तो देखिए, मैं ऐसे लोगों के लिए जिनकी इतनी एक्सट्रीम डिफिकल्ट सिचुएशन है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली आप बिजनेस में मत कूदो। ये मेरा पहला सजेशन होगा, क्योंकि आप इमीडिएटली बिजनेस में कूदोगे तो आपके पास 1 महीना भी नहीं है निकालने को। रनवे ही नहीं है ना। जब रनवे नहीं है, प्लेन कैसे उड़ेगा? करेक्ट। मैं क्या करूं उसमें? प्लेन चाहे सबसे हल्का प्लेन हो, मतलब इधर नैनो प्लेन हो, पर उसको भी तो 500 मीटर का रनवे चाहिए होगा। सबसे छोटे प्लेन सेस्ना को भी 500 मीटर का रनवे चाहिए या 1000 मीटर का रनवे चाहिए, तो 1000 मीटर तो लाऊं पहले। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपने फ्रिल्स कट करके, जो वो आज फ्रिल्स मतलब जो कहीं भी वो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, बाय चांस कर रहा है, तो उसको कट करके पहले तो सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। ठीक है, वो टूल्स क्या हो सकते हैं वो हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। हो सकता है एफडी हो सकता है म्यूचुअल फंड्स हो, गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट, उस पर भी हम आएंगे कि भाई कौन से टूल्स हो सकते हैं जो वो एक कैपिटल इकट्ठा कर पाए। दूसरी चीज है कि ऐसे सो विच मीन्स, अगर मैं पहले पॉइंट को समराइज करना है कि भाई वो आदमी बिजनेस नहीं कर सकता है, ये रियलिटी नहीं है, बट उसको अपना प्लान को 5 साल या 7 साल या 8 साल से डेफर करके पहली तैयारी ये करनी है कि अपना एक कैपिटल इकट्ठा करना। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी है, आप टोल पे पहुंचे तो पैसे दिए बिना रोल्स रॉयस भी बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, और नैनो भी जा सकती है। तो पहला खेल रनवे का है कि मैं रनवे बना लूं सबसे पहले।
तो रनवे क्रिएट करने में आपका 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, वो हमारे को वो देखना पड़ेगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 5,000 कर सकते हो, 500 कर सकते हो, 2,000 कर सकते हो, मुझे नहीं पता। तो वो उसके हिसाब से रनवे बनेगा। तो रनवे बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लाइट उड़ाने से पहले। सेकेंड चीज़ ये है कि कोशिश करके आप अकेले बिजनेस मत करो, ठीक है। हर व्यक्ति के नेटवर्क में कोई एक ऐसा आदमी होता है जो थोड़ा सा वेल टू डू हो, उसमें भी एस्पिरेशन हो, उसको भी कुछ करना हो लाइफ में, और वो उस कैपिटल की पूर्ति को, मतलब कैपिटल की जरूरत की पूर्ति कर सके, ठीक है। क्योंकि इस आदमी के पास कैपिटल नहीं है पर मेहनत तो है ना, हाँ, मेहनत करने की क्षमता तो है। तो ये एटलीस्ट इतना देख ले कि भाई मैं अभी दो तरफा मार नहीं झेल सकता, कि मैं घर वालों को जीरो उस पर भी ले आऊं कि भाई मैं कुछ नहीं दे सकता, और मैं कुछ कमा रहा भी नहीं हूं और मेरे जेब से भी लग रहा है, मतलब डबल वैमी नहीं ले सकता। तो इन दोनों वैमी में से एक वैमी तो बचा ले भाई। Correct. ये किसी के साथ पार्टनर बन जा, Correct. किसी से उधार ले ले, या किसी के साथ ही जुड़ जा, काम कर ले। हाँ. अच्छा, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। इंडिया में ना एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है। मुझे जो कंसल्टेशंस आती हैं, कोई मेरे को डायरेक्टली मैसेज करते हैं लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आपको पता है अगर मैं उसको बांटूं तो उसमें से 30 to 40% कंसल्टेशंस किस बात की आती हैं कि सर पैसे पड़े हैं, धंधा नहीं है, बताओ क्या करें। वाह, पैसे पड़े हैं, धंधा नहीं है, बताओ क्या करें। जमीन बेच दी पंजाब में, 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, बेटा मवाली ना बन जाए, 18 साल 19 साल का हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं इसको, कौन सी दुकान खोल के दूं, कहां ये 1 लाख रुपए महीना कमा सके। 5 करोड़ वाला ये सोच रहा है कि यार बेटा 1 लाख ही कमा ले तू। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है, इसलिए लोग फ्रेंचाइजीज के पीछे भागते हैं। इसलिए फ्रेंचाइजीज इतनी फेमस हो जाती है इंडिया में, चल पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखता है यार 10-15 लाख रुपए लगाओ, ठिया बन जाएगा, लड़का जाके बैठ जाएगा ऑफिस में, एक तो काबू में भी रहेगा, शादी वादी के लिए भी ईजी हो जाएगा, और अपने भी पैसे जो पड़े हैं घर पे वो खराब नहीं होंगे, कुछ लग जाएंगे, चाहे वो बाद में बिजनेस चले ना चले, दैट इज इममटीरियल। फॉर द मोमेंट उनको टाइम पास करना, और ये बहुत बड़ा एपिडेमिक है इंडिया में। तो आपका, अगर आप उस कैटेगरी में हो जहां आपके पास पैसे नहीं, तो ऐसा एक एपिडेमिक का मारा हुआ बंदा ढूंढ लो ना, जिसके पास पैसे पड़े, ठीक है। तो ये दो चीजें आप फर्स्ट। तो यानी आप कह रहे हो कि ये पूल अवेलेबल है? सुपर अवेलेबल है, सुपर अवेलेबल नहीं है, सुपर अवेलेबल है। बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा है पर धंधे का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि जमीनें बेचने, जमीनों ने बहुत पैसा दिया ना इंडिया में। अभी आपके इधर ही गुड़गांव में पता नहीं कितने अरबपति बने, कितनी स्कॉर्पियो आ गई, कितनी जैगुआर्स आ गई, कितनी रोवर्स आ गई, ठीक है। नहीं मैनेज कर पाए तो बहुत लोग बर्बाद हो गए, जिन्होंने मैनेज किया तो उन्होंने अच्छा कर लिया। करेक्ट। तो पीपल हैव एटलीस्ट अंडरस्टूड दिस मच कि कुछ तो करना पड़ेगा पैसे के साथ यार, सिर्फ इसको रद्दी नहीं कर सकते। हाँ। तो ये पूल को आप टैप इन करो, इस पूल से मिलो, इस पूल का इवैल्यूएशन करो। तीसरी चीज है, इस दौरान अपनी बिजनेस की नॉलेज को इंप्रूव करो। एमबीए नहीं कह रहा मैं, बिजनेस की नॉलेज करो। एमबीए इज मेड फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इट्स अ एम्प्लॉयमेंट डिग्री, इट्स नॉट अ बिजनेस डिग्री। बिजनेस डिग्री कुड भी, जैसे हमारा पॉडकास्ट देखना, अगर हमारा 2 घंटे का पॉडकास्ट है, ये 2 घंटे की क्लास है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ वो सीखेगा। एटलीस्ट इसके बाद वो जाके इंडिया मार्ट का बटन दबाएगा, वो देखेगा इंडिया मार्ट में सप्लायर कैसे रजिस्टर करूं अपने आप को। क्यों? एक वो कहानी सुन के कि भाई 50,000 रुपए महीना एक लड़की ने कमा लिया 2-3 महीने के अंदर, वो हो सकता है उसमें मोटिवेशन आए कि जाके बटन क्लिक करे कि चल यार इंडिया मार्ट जाके तो देखो वेबसाइट क्या है। तो ये तीसरी चीज है कि अपने आप को एडुकेट करो बिजनेस में, ठीक है। आप अगर एक बिजनेस करना चाहते हो, बेसिक फाइनेंस समझ लो। बेसिक, मैं नहीं कह रहा कि सुपर IRR, NPV, ये सब चीजें, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, ये सब सीखो। मैं सिंपल कह रहा हूँ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है, ठीक है। धंधे में रेवेन्यू आ गया, कैश फ्लो नहीं आया, कैश फ्लो आ गया, रेवेन्यू नहीं आया, तो ये छोटी छोटी चीजें सीख लो। तो थर्ड, अपनी एजुकेशन पे फोकस करो। एजुकेशन नॉट कन्वेंशनल, बट एजुकेशन रियल, प्रैक्टिकल, पर्पसफुल, ठीक है। तो ये हमारे को एजुकेशन करना है। और फिफ्थ, जो भी बिजनेस करना स्टार्ट करना है, पैरेलली बिल्ड करो। शाम के 6 बजे के बाद करो, सैटरडे संडे को करो, जॉब से छुट्टी लेके करो, कुछ भी करो, पर पैरेलली बिल्ड करना चालू करो। और अगर उसमें कुछ ऐसा क्रैक कर लिया, जो आपने एग्जांपल दिया वो सैनिटरी वाले बिजनेस हाँ। का, तो फिर तो आप जो है, आप खुद का कैपिटल भी इकट्ठा हो गया, सिक्योरिटी आ गई, बिजनेस का जिसको हम कहते हैं ना POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी हो गया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, आपकी कन्विक्शन भी बढ़ जाएगी, घर का सपोर्ट भी आ जाएगा। इसमें आपका 2-3 पैरामीटर्स आप देख लो कि कब छोड़ूं। अब क्वेश्चन होगा जॉब कब छोड़ूं। हाँ। पहला है कि आप सस्टेनेबली, प्रॉफिटेबली, ग्रोइंग बिजनेस कर पा रहे हो कि नहीं। 3 ही महीने हुए हैं, पर पहले महीने मैंने 50,000 का रेवेन्यू किया, दूसरे महीने मैंने 70,000 का किया, तीसरे महीने मैंने 1.5 लाख का कर लिया। तो मैं ग्रो हो रहा हूं, सस्टेनेबली हो रहा हूं और प्रॉफिटेबली हो रहा हूं। तब आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई अब अपने को जैकपॉट लग गया इस तरफ, अपने पास थोड़े पैसे भी हैं, दोस्त यार के जो उसने डाले थे वो भी आ गए, अपनी एक बेसिक जीविका भी ठीक ठाक हो गई, अपन पैसा घर पे दे सकते हैं, एटलीस्ट जिंदा रहेंगे, कोई खराबी नहीं होगी। एंड नाउ आई गेट आउट
and I start working on this 24 hours and I make this 1,50,000, 15 lakhs within next 3 months. फिर वो रेजिग्नेशन की वायरल रील बना दो, फिर वो रील बनाओ और अपना धंधा एस्टैब्लिश करो. हाँ. और देखिए आज के बिजनेसेस में पर्सनल ब्रांडिंग हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. मैं पीछे डॉली चाय वाला से मिला एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन्स आई हैव मेट इन माय लाइफ. लोगों को आज दिख रहा है वो बिल गेट्स आया और आज वो करोड़ों रुपए कमा रहा है सोशल मीडिया से और हर जगह ब्रांड एंडोर्समेंट्स कर रहा है. टुडे एवरीबडी सीइंग दैट. वो डॉली की टपरी ना वहाँ पे 14 साल से 14 साल लग गए उसको वो ओवरनाइट सक्सेस बनने में. और मैं आपको बता रहा हूँ 14 साल छोड़ो, 14 महीने किसी को बिना रिजल्ट के काम करना पड़ जाए ना वो छोड़ देगा, हालत खराब हो जाती है. और वो रोज सुबह आके उतनी एक्साइटमेंट से चाय बना रहा है, एक्शंस कर रहा है, लोगों के साथ एंगेज कर रहा है, ये सोचे बिना कि वो सुबह किस दिन आएगी जिस दिन मैं अमीर बनूंगा. और वो आ गई और आज वो जम के पैसा कमा रहा है. पर फिर भी आज वो अपने टपरी पे जाता है, जब भी नागपुर में होगा 2-3 घंटे वहाँ जाके रहता है, ऑडियंस को मिलता है, सबको मिलता है, लोग आते हैं उसकी वीडियो बनाते हैं. अब तो हमारे लिए बड़ी बात होगी कि हम जाके मिलेंगे. हाँ. ठीक है. तो मुद्दा क्या है कि पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टच हो गया है. आज ही अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग चालू कर दो तो धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को उसका बहुत सॉलिड सपोर्ट दे सकते हो. आपकी मार्केटिंग कॉस्ट जीरो हो जाएगी. और आज सबसे बड़ा स्ट्रगल ही मार्केटिंग कॉस्ट है. जो टेस्ला मॉडल है, बिल्कुल. आज वो हीरो बना हुआ है, जो ओनर है वो खुद ही हीरो है. जीरो था मॉडल है. जीरो था में भी दोनों फाउंडर्स एकदम हीरो हैं मार्केट के. उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छा बनाया. इट्स अ वेरी वेल क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी विच दे हैव मेड. करेक्ट. कि भाई हम अपने आप को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश करेंगे, एज अ फोर रनर इन दिस इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे. टेक वेक तो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, ये कोई डाउट ही नहीं है. प्रोडक्ट्स में बहुत आगे रहे हैं, पर अपने आप जो उन्होंने अपने आप से किया है वो बहुत अलग लेवल का किया है. तो ये बिजनेसेस को सीखना चाहिए. टेस्ला का जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं ये नहीं कहूँगा कि वन वे और द अदर वो डायरेक्टेड थी, बट एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैंने देखा. साइबर ट्रक जब उन्होंने लॉन्च करा और बोला कि बुलेट प्रूफ, आप कभी वो रील दोबारा चला करके देखना, बहुत धीरे से वो बॉल मारता है और शीशा टूट जाता है. अगला शीशा वो और धीरे से मारने की कोशिश करता है सेलिब्रिटी, तब भी शीशा टूट जाता है. जो पब्लिसिटी साइबर ट्रक, और उस समय साइबर ट्रक एक भी यूनिट रेडी नहीं था. 2 साल थे फॉर साइबर ट्रक टू एक्चुअली हिट मार्केट. राइट. अगर वो शीशा नहीं टूटता तो वो जितना वो वीडियो या वो रील या साइबर ट्रक की जितनी बात हुई उससे शायद 10x से भी ज़्यादा बात हुई, क्योंकि वो शीशा टूट गया. yes. और फिर 2 साल बाद आपको सेम दोबारा बनाना था, क्योंकि देखो हमारा प्रोडक्ट जो है इम्प्रूव हो गया है, नाउ इट इज़ मीटिंग द स्टैंडर्ड. एंड वो दूसरा वाला भी सबने देखा, जिसने पहले देखा वो उन सब लोगों ने. ये मतलब एक फ़र्क है पब्लिसिटी में और मार्केटिंग में. और पब्लिसिटी फ्री है जो पर्सनल ब्रांडिंग से आती है, जो इस तरह के इवेंट्स से आती है. सी आज कोई भी बिजनेस के लिए स्ट्रगल है मार्केटिंग. ठीक है. इतना बड़ा नॉइज है. ठीक है. चैनल्स की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं, ना चैनल्स की टीवी पे कमी है, ना चैनल्स की फ़ोन पे कमी है. हर एंट्री बैरियर जीरो है एक यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल खोलने का. तो आप कैसे स्टैंड आउट करोगे? आप ऐसे ही स्टैंड आउट कर सकते हो ना कि कंसिस्टेंटली आप पोस्ट करो, एक्साइटमेंट के साथ पोस्ट करो, एनर्जी के साथ पोस्ट करो. और ये गेम सारा कंसिस्टेंसी का है. अगर आपने ये 1000 दिन कर लिया तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस दैट यू विल बी फार अहेड ऑफ अदर्स, फार अहेड ऑफ अदर्स. आपने, सॉरी मैंने आपकी बात काटी थी, इकिगाई की बात आपने करी थी. वो वापस से घूम करके अगर मैं उस पर आता हूँ तो एंड संजय सॉरी क्यों मैंने आपकी बात काटी थी. मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, इन अ कंट्री लाइक अस, एंड आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है बहुत लोगों को ये मेरे बोलने से दिक्कत भी हो. इन अ कंट्री लाइक अस हमको ना अपने करियर को 2 हिस्सों में बांट कर देखना चाहिए. एक, पहले आप उस मुकाम पे पहुंच जाओ जहां आपने नेसेसिटीज, जो हाथ लगे, जैसे हाथ लगे, जिस तरह से भी अपनी इनकम बढ़ा सकते हो, बढ़ा करके एक उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओ जहां पर आपके नेसेसिटीज सिक्योर हो गए हैं. श्योर. एंड देन यू पिवट टू योर इकिगाई, और या जो आपकी इनर कॉलिंग, इकिगाई को मे बी आप बेहतर समझा पाओगे कि एक इनर कॉलिंग की जो आपको वहाँ से या तो बिल्कुल जूम कर जाओगे आप, या आप अपनी लाइफ एंजॉय कर पाओगे, अपने पैशन को भी एंजॉय कर पाओगे. राइट. सी आपका जो पॉइंट है, जब आपने पर्सोना चेंज किया तो मैंने अपना आंसर चेंज किया. करेक्ट. तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि इकिगाई विल ओनली एक्सेलरेट द पोटेंशियल ऑफ योर अर्निंग और द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर अर्निंग. अगर हम, इकिगाई का मतलब क्या है, इसको बड़े सिंपल सरल भाषा में समझते हैं कि कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद भी है, आती भी है, मार्केट को उसकी जरूरत भी है और मार्केट उसका पैसा भी देगी. आपको आती भी है. अब मुझे समझो पियानो बजाना आता है,
ठीक है, बहुत आता भी है और बहुत अच्छे से आता है, मुझे पसंद भी है। तो मुझे पता है कि मार्केट में अगर मैं इसको लेके गया तो लोग मार्केट में इसका पैसा देंगे मेरे को। एज अ पियानो टीचर मैं पैसा कमा सकता हूं, पर क्या मैं उतना कमा सकता हूं कि मैं सस्टेन कर लूंगा? तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है। पर मुझे पता है कि पैसा जरूर बन सकता है। कोई ऐसी चीजें होंगी कि मैं को हो सकता है वो पैसा ही ना कमा के दे, पर अब है ना वो सिचुएशन कम हो गई है। मैं एक इंटरव्यू में और बोला था कि सॉरी पीटर, मैंने एक पॉडकास्ट में और बोला था कि अब तो लोग उस बात के भी पैसे लेने लग गए हैं सिखाने के लिए कि लड़की कैसे पटाते हैं। हाँ, तो अगर अगर मेरे को उससे पता चला कि ऐसा भी कोर्स होता है। बिल्कुल है। तो लोगों ने बोला कि भाई ये सब जेंटलमैन ग्रूमिंग, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन नहीं बिक रहा, तो इसको हम रिवर्ट कर देते हैं। हम इसको रिवर्ट ये करते हैं कि भाई लड़की कैसे पटाए, सिखाएंगे भाई हाँ। कि आपकी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, बात कैसे करनी है, अप्रोच कैसे करना है। रीपैकेज हो गया बस कोर्स। पैकेज हो गया, आपके गोल को अचीव करा देगा ना। अंत में तो लड़के को क्यों जेंटलमैन बनना है? फॉर एग्जाम्पल, मतलब एस्पिरेशन तो होती है कि भाई एक लड़की के साथ मैं बात कर सकूं और मैं उसको डेट कर सकूं। तो इफ दिस इज व्हाट इज कि भाई आज इस चीज के भी मोनेटाइजेशन है, तो आज किसी भी चीज की मोनेटाइजेशन है। हाँ, पर जो परसोना था, उस परसोना के लिए ये भी जरूरी है कि आप अपने घर को ध्यान रखें। आपके ऊपर जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। इस जन्म में शायद आपके ऊपर भगवान ने लोड ज़्यादा डाला है, तो उस लोड को पहले पूरा कर लो। बी हैप्पी अबाउट इट, इट्स ओके, इट्स ओके। भाई हम भी कोई एंटाइटल्ड फैमिली से नहीं आए, मैं भी बहुत स्ट्रगल वाली फैमिली से आया हूँ, ठीक है। बट धीरे धीरे बिल्ड किया। आज मैं 40 का होने वाला हूँ, तो आज जो मैं कह रहा हूँ वो एक 22 साल का लड़का सुन के ये नहीं सोच सकता कि यार ये तो कहना आसान है। मैंने वो 18 साल को जिया है। तो वो 18 साल में मैंने नौकरी भी करी है, वो 18 साल में मैंने काम भी किया है, मेहनत भी की है, घंटों घंटे मेहनत करी है, तब जाके आज आपके साथ इस चेयर पे बैठ के इस बातों पे मैं विषय पे बात कर पा रहा हूँ। तो ये जो अचीव करना है उतना टाइम तो लगता ही लगता है। मैं संजय, एक मेरे को अपनी लाइफ की कहानी याद आ गई। मेरा एक दोस्त होता था जो क्लास में मेरे से बहुत इंटेलिजेंट होता था, बहुत आगे होता था। हमारी जर्नी कुछ ऐसी रही कि हम साथ साथ ही रहे। केजी से वो मेरे साथ था। एंड जो है अभी कुछ जब हमने काम, वो भी सीए कर रहा था, मैं भी सीए कर रहा था, जब हमने काम स्टार्ट करने का, उसने कहा कि यार देखो ये जो तुम्हारा जो फील्ड है ना, ये थोड़ा कम इंटेलेक्चुअल है, मेरे को इससे निकल करके लेट से रिस्क के फील्ड में जाना है, फिर वहाँ से निकल करके मेरे को फाइनेंस के, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना है, फिर वहाँ से निकल के मेरे को इंडस्ट्री में काम करना है, कंसल्टेंसी। और मेरे को ये लगा, मुझे जहाँ मौका मिला ना, जो आपने मेरे से सवाल भी पूछा था कि मेरे को जहाँ मौका मिला है मैं यहीं से फटाफट से सीढ़ी चढ़ दूँ। क्योंकि सीईओ कहीं पर, अगर कोई जो फ्रेशर होता है उसके लिए एक सीईओ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है, या कोई भी लीडरशिप रोल आप पहुंच गए, वो बहुत बड़ी बात होती है। प्रोडक्शन से भी सीईओ आ सकता है, प्रोक्योरमेंट से भी सीईओ आ सकता है, सेल्स की टीम से भी सीईओ आ सकता है, टेक्नोलॉजी सीटीओ की लैडर चढ़ के भी सीईओ आ सकता है। बट सीईओ का काम वही होता है, उसको पूरी कंपनी चलानी है, पूरा विजन देखना है। तो कौन से रास्ते से आगे बढ़ जाऊं से फ़र्क नहीं पड़ता, वो रास्ता क्या मेरे को फटाफट आगे बढ़ा देगा और क्या मैं उतनी मेहनत कर सकता हूं जो उस रास्ते में चाहिए। ये दो चीज़ें पकड़ के मुझे ऐसा लगता है जो यंगर जनरेशन है, थोड़ा सा ये फोकस, हाउ एम आई फीलिंग इज़ अ क्वेश्चन दैट वी हैव स्टार्टेड आस्किंग टू ऑफन। हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देने लग गए कि यार मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं। अरे भैया तुम अच्छा लगाने नहीं, यू आर देयर टू अर्न मनी, दिस इज़ नॉट कॉलेज, दिस इज़ ऑफिस, रियल लाइफ। रियल लाइफ में आपको अच्छा तभी लगेगा जब जा रहे हो तो उतने ही घंटे जो आप दे रहे हो, जो आपने भी अपने कंटेंट में बहुत बार बोला है कि घंटे अगर आप दे रहे हो ना, तो पर घंटा मेरे को जो है क्या कैन आई गेट, बिकॉज दैट्स माय कॉग्स, मेरे पास तो वही इन्वेंट्री है। यस कॉग्स, वही आपका कॉग्स है। तो वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, किसको क्या सूट करता है उसके पर्सनल सर्कमस्टांस, जो आपने अपने लैंग्वेज में बोला कि जैसे ही आपने प्रोफाइल चेंज करा, विच इज़ वेरी ट्रू, दैट सिट्स एट द कोर ऑफ इट, कि जब आपके सर्कमस्टांसेस में आपको क्या फिट हो रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम संजय, चाहे वो करियर रिलेटेड टॉक हो या पर्सनल फाइनेंस हो, हम उसको ना कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं करते, जनरलाइज कर देते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है रॉबर्ट कियोसाकी का कि हाँ हर कोई लोन लेकर के जो है अमीर बन रहा है, आंसर इज नो, बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं। आपने एग्जाम्पल लिया स्टार्टअप्स का कि ओनली 5% आर सक्सेसफुल। तो ये देखिए कि आपकी प्रोबेबिलिटी आपके सर्कमस्टांस में कहाँ पर बेटर, आपका फिट कहाँ पर मोल्ड बैठता है, वहाँ पर जो है आप कोशिश करिए, तो आपकी सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। सी देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करता हूँ। एक होता है स्पीड,
एक होती है वेलोसिटी, ठीक है, बचपन में फिजिक्स में सीखा था। स्पीड जो है ना वो डायरेक्शनलेस होती है, वेलोसिटी जो होती है वो विद डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो लोग आजकल स्पीड पे फोकस कर रहे हैं, वेलोसिटी पे फोकस नहीं कर रहे, और वेलोसिटी इज मच मोर पावरफुल देन स्पीड बिकॉज इट हैज डायरेक्शन। एक गुब्बारा फुला लो, ठीक है, क्या उस गुब्बारे में एनर्जी की कमी है? नहीं है, पूरी एनर्जी, उसे छोड़ दो, आपको पता है किस दिशा में जाएगा? नहीं जाएगा। तो एनर्जी है, डायरेक्शन नहीं है, तो आप गुब्बारा बन गए हो। तो आप इस कमरे में हो, वहां से छोड़ो, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वेयर इट विल गो, इट मे एंड अप देयर ओनली। करेक्ट। तो स्पीड जो लोग ट्राई कर रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी, इज नॉट द सोल्यूशन। एनर्जी इज नॉट द सोल्यूशन अलोन, बट स्पीड एनर्जी व्हेन मिक्स्ड विद डायरेक्शन, जब वो वेक्टर बन जाता है, जब वो वेलोसिटी बनता है, तब आपका गोल आप जल्दी अचीव कर सकते हो। तो ये सबसे पहली चीज हो गई कि स्पीड एनर्जी पे इंडिविजुअली मत फोकस करो, स्पीड एनर्जी को डायरेक्शन दो, वेक्टर लो, वेक्टर, ठीक है, और वेलोसिटी के हिसाब से चलो, स्पीड विद डायरेक्शन। सिंप्लीफाई कर दूं तो हरकत से बरकत हर बार नहीं होएगी, बिल्कुल, हर बार नहीं, जब तक हरकत जो है वो एक प्लान गेम प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, ठीक है। तो ये आपका पहले हो गया। दूसरी बात आपने बोली मन, ठीक है, तो मन के विषय में तो हमारी सारे स्क्रिप्चर्स ने बहुत कुछ बोला है, भगवत गीता ने बहुत कुछ बोला है कि मन को कंट्रोल करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइंड आपका दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है। तो मन को कंट्रोल कैसे करें? मन को कंट्रोल करना पड़ता है आपको मेडिटेशन से, ठीक है। दूसरी चीज़ है, हर चीज़ अच्छी नहीं होगी दोस्त, बहुत सिंपल बात है। सुबह ऑफिस 9 बजे पहुंचना है, ये अच्छा नहीं होगा, बहुत दिन नहीं होगा। स्कूल में भी नहीं मन करता था जाने का 7:30 बजे। जिम में जाओगे, बहुत दिन मन नहीं करेगा, मज़ा नहीं आ रहा, आज यार मन नहीं है, आज यार नहीं करना वर्कआउट, आज नहीं ट्रेडमिल करनी, पर करते हो ना, क्यों? क्योंकि गोल होता है फिटनेस का, या कोई प्रेशर होता है या गोल होता है। तो आप पहले ना अपने आप से 2 सवाल पूछो, और ये बहुत सुपर्ब फ्रेमवर्क है। पहला है कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पर किसी के पास आंसर नहीं है। आज मैं आप ऑडियंस को चैलेंज करता हूँ, आप ये क्वेश्चन सिर्फ लिखो, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। कोई आंसर नहीं दे पाएगा, कमेंट्स में बता देना। हाँ, कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखना, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। क्रिस्प आंसर चाहिए, एकदम क्रिस्प, ऐसा नहीं कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल, ये कोई आंसर नहीं है, ये क्वालिटेटिव आंसर है। क्लियर आंसर चाहिए कि मैं जो है जिंदगी में ये करने के बाद ये काम करना चाहता हूं, इस फील्ड में मेरे को महारथी चाहिए और मैं ये अचीव करना चाहता हूं, मेरे को वहां तक चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज दैट यू वांट इन लाइफ। और सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टुडे इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग इट। ये 2 क्वेश्चंस को आप लिखो। एक कोबे ब्रायंट करके बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट्स, और आई थिंक बास्केटबॉल से ज़्यादा उनके इंस्पिरेशनल कोट्स अगर आप सुन लो, उनका एथिक देख लो, तो आपको लगेगा कि यार हम जीवन में बहुत कम हैं एज कम्पेयर टू व्हाट ही इज़। जब लोग 6:30 बजे प्रैक्टिस करने जाते थे, वो प्रैक्टिस करके आ रहे होते थे, तो मतलब उस लेवल का उनका वर्क एथिक था। तो उनका एक स्टेटमेंट मुझे हमेशा याद रहता है, इफ़ यू नो व्हाट यू वांट, द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी, ठीक है। तो आज अगर आपको ये पता है कि आपको चाहिए क्या, तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं, यूट्यूब है, बुक्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, कोचेज हैं, ट्रेनर्स हैं, मेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको सिखा देंगे, ठीक है। किसी का भी हाथ पकड़ के आप सीख सकते हो, पर पहले पता तो करो चाहिए क्या। तो 2-3 चीज़ें हैं, स्पीड और एनर्जी नहीं, डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर बन जाओ, वेलोसिटी बन जाओ। सेकेंड है, लाइफ इज़ बोरिंग, लाइफ इज़ अ रूटीन, रोज़ रोज़ की एक्साइटमेंट नहीं होगी, ठीक है। एक्साइटमेंट चाहिए, मेले में चले जाओ, पर जिंदगी में एक्साइटमेंट रोज नहीं मिलेगी। आपको रोज सुबह उठना है, रोज सुबह ऑफिस जाना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भी ऑफिस जाना है, क्योंकि आपको देखा देखिए आपके एम्प्लॉइज आ रहे हैं ना। अगर सेठ ही 12 बजे आएगा तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे? अगर सेठ सुबह 9:59 पे पहुंच गया तो उस ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर अलग होगा। अगर सेठ 11 बजे के बाद पहुंचेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर अलग होगा। तो आप कितना, एक सेठ मतलब लीडर क्या होता है? लीडर दिखा के करता है, जैसा वो करेगा वैसे ही उसका फॉलोअर करेगा। ये भी भगवत गीता में लिखा हुआ है, हमारे स्क्रिप्चर्स ने बहुत कुछ सिखा दिया। सो पॉइंट इज कि ये आपकी लाइफ बोरिंग होने वाली है। 90% ऑफ योर ईयर इज गोइंग टू बी बोरिंग। यू विल हैव 10% ऑफ द ईयर टू डू वेकेशनिंग, टू डू थिंग्स विच यू वांट, बट लाइफ अदरवाइज वुड बी बोरिंग, ठीक है। एंड तीसरा, ये 2 क्वेश्चन आंसर कर दो कि व्हाट डू यू रियली वांट इन लाइफ एंड व्हाट इज टुडे स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग इट। आपने ये 2 क्वेश्चन आंसर कर दिया ना, ये पूरा पॉडकास्ट अपने लिए, उन लोगों के लिए एक बहुत वैल्यूएबल जो है, मुझे लगता है एक पॉडकास्ट बन जाएगा, एक टूल बन जाएगा। हाँ, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें और जो मैं अर्ली ईयर्स ऑफ माय ओन करियर फॉलो कर रहा हूँ, हमेशा एडवर्सिटी को ना, बिकम एन एडिक्ट टू एडवर्सिटी। साली सुबह उठ करके नहीं कोई दिक्कत है ना, जाकर खरीद लो।
बिकॉज इफ यू आर एडिक्टेड टू एडवर्सिटी ना, फिर आपका बॉस दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ आप सकता। बैरियर ब्रेकिंग हो जाओगे। बैरियर ब्रेकिंग, और आपको कोई तोड़ ही नहीं सकता, कोई कुछ ऐसा जीवन में नहीं हो सकता जो आपको सेटबैक दे देगा। तो एक बार वो माइंडसेट पे आप पहुंच गए ना, देन यू आर अनबीटेबल। लोग ये सोचेंगे कि भाई इसको कितनी बार मैं गिराऊं, तो अपने आप ही उड़ तो ये खत्म होगा, ये तो ही जस्ट कीप्स कमिंग बैक। रॉकी मूवी में एक डायलॉग था कि इट इज नॉट अबाउट हाउ हार्ड कैन यू हिट समवन, इट इज अबाउट हाउ हार्ड कैन यू गेट हिट एंड स्टिल स्टैंड अप। ट्रू। तो जीवन का सत्य यही है। बिल्कुल, आप कैसे बाउंस बैक करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन आपका जो सेटबैक लगा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये एडिक्ट टू एडवर्सिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, जब हम गेम्स खेलते हैं, कैंडी क्रश खेलता है कोई, तो कैंडी क्रश में भी लेवल्स है, ठीक है। क्या आप एक ही लेवल रोज खेल रहे होते हो? आप अपने आप को इंप्रूव करते हो, 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया। तो आप लाइफ में भी तो लेवल्स लाओ, अपने लिए कुछ तो चुनौती लाओ। करेक्ट। हाँ, नहीं तो अगर चुनौती नहीं होगी फिर आप ज्यादा बोर हो जाओगे। तो बोर होना एक स्वाभाविक पार्ट है जीवन का, क्योंकि लाइफ इज ए रूटीन। मैंने अपने फादर को देखा, ईयर्स एंड ईयर्स ही वाज इन ओएनजीसी। तो मैं देखता था, ठीक है, सुबह उठना है, पूजा करनी है, नाश्ता करना है, अपना सब कुछ लेके जाना है, ऑफिस आना है। लाइफ वॉज अ सेट फ्रेमवर्क फॉर हिम, बट इट वॉज अ रूटीन। ठीक है, आपको साल के 10, 20, 30 दिन, 40 दिन मिलेंगे, और ये जॉब में भी वही रहेगा। हो सकता है व्यापार में और खराब हो जाए। हाँ, व्यापार में हो सकता है ये जो 10 दिन की भी एंजॉयमेंट है वो भी ना मिले। नारायण मूर्ति कहते हैं मैंने इतने साल से छुट्टी नहीं ली, रतन टाटा कहते हैं मैंने इतने साल से छुट्टी नहीं ली, वो कहता है, इलॉन मस्क कहता है मैं तो फैक्ट्री के फ्लोर पे अंदर ही सोता सोता था। हूँ। हाँ, तो आप आज उनके जो सक्सेसेस देख रहे हो, वैल्यू, वर्थ, पैसा देख रहे हो, उसके लिए पीछे उन्होंने कितनी बैंड बजवाई है अपनी, कितनी उन्होंने मेहनत करी है, कितनी चीज़ों का सैक्रिफाइस किया है, तब जाके आज वो हैं जो वो है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एडवर्सिटी तो लेते रहो, खरीदते रहो। अब संजय ये बताओ कि जो आप अब ये हो गया हमारा बिजनेस का सेक्शन या हमारा करियर का सेक्शन। अब पर्सनल फाइनेंस में बताओ कि जैसे हमने इसमें रियलिटी की बात करी कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, ऑन ग्राउंड रादर देन कि हम कुछ सेंसेशनलाइज करने की जगह चलता जो है, जो रियल लाइफ में व्हाट विल वर्क फॉर यू, दैट इज़ द डिस्कशन दैट वी हैड। सेम अगर मेरे को पर्सनल फाइनेंस के बारे में सोचना है कि ये बताओ कि अल्टीमेटली आई शुड देखो, इंडिया में अगर मैं पैसा कमा भी लूँगा ना तो शायद उतना खर्च नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हर एक को नेटवर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मंथली इनकम, क्योंकि स्पेंडिंग ही नहीं है लोगों की उतनी। बिल्कुल। तो या वो आदत नहीं है उतनी ज़्यादा, कंज्यूमरिज्म अभी कम है। True. हाँ, तो नेटवर्थ मैं कैसे अपनी बलून अप कर सकता हूँ अगर रियलिस्टिकली आपको बताना है तो क्या, और आप खुद क्या करते हो उसके लिए? तो देखिए, द पिलर विच आई यूज्ड ऑल माई लाइफ वॉज फ्रूगैलिटी। ठीक है, अब फ्रूगैलिटी इज नॉट चिंदीगिरी। ठीक है, ज्यूज आर ऑल्सो फ्रूगल, वेरी फेमस टू बी फ्रूगल। तो फ्रूगैलिटी का मतलब ये होता है टू नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर मैं अपने लिए कंप्यूटर ले रहा हूँ, लैपटॉप ले रहा हूँ, आईपैड ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, तो क्या वो मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? एक्सपेंस कर रहा हूँ यानी मैं उसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं करने वाला। ठीक है, व्हाट्सएप के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे तब देखना, अगर वो प्योर एक्सपेंस है तो मुझे देखना है कि मेरी इनकम क्या परमिट कर रही है मुझे एक्सपेंस करने के लिए। ठीक है, अगर मेरी महीने की ₹1,00,000 की सैलरी है और मैं आईफोन एक्सपेंस के लिए ले रहा हूँ तो आई एम अ फूल। ठीक है, अगर मेरी इनकम ₹5,00,000 महीने की है और मैं आईफोन एक्सपेंस के लिए ले रहा हूँ तो आई एम ओके, आई एम कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट करना चाहिए भाई, मैं पैसे कमा रहा हूँ तो कर भी लेता हूँ। मैं ₹1,00,000 कमा रहा हूँ, पर इस आईफोन के माध्यम से मैं या तो सीखूंगा या रील्स बनाऊंगा या इंस्टाग्राम पे अपने आप को फेमस करूंगा। मुझे अच्छा कैमरा चाहिए, मेरे को अच्छा माइक चाहिए, मैं कुछ ऐसे गैदरिंग्स में जाता हूँ जहाँ ये फ़ोन होना मेरे लिए ज़रूरी है। दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। तब आप ₹1,00,000 में भी करोगे। तो फ्रूगैलिटी इज नॉट चिंदीगिरी, फ्रूगैलिटी इज नॉट सेविंग मनी, फ्रूगैलिटी इज क्लियरली नोइंग what am I investing this for, what am I putting this for, is it for fun? If it's for fun तो वो रूल होना चाहिए कि भाई इतनी कमाई में इतना ही फन हो सकता है। ठीक है, और अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर कमाई नहीं, फिर देखना है कि पोटेंशियल इस इन्वेस्टमेंट से मैं क्या कमाने वाला हूँ। रिटर्न क्या है? अगर मैं एक रील बना के ₹10,000 चार्ज कर सकता हूँ तो मैं ले लूंगा ₹1,50,000 का फोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर अगर मेरे को पता है मैं तो इसमें वही व्हाट्सएप करना है, वही उबर को बुलाना है, वही स्विगी करनी है, वही जोमेटो करना है, तो काहे ₹1,00,000 खर्च कर रहे हो, ₹1.5 लाख खर्च कर रहे हो? 15,000 का फोन ले लो, 20,000 का फोन ले लो, रिफर्बिश्ड फोन ले लो, है ना। तो मैं तो बहुत इन सब चीजों के लिए रहता हूँ कि रिफर्बिश्ड आइटम्स लो। किसको पता आपके पास रिफर्बिश्ड है कि एक्चुअल है? हु कैन टेल लुकिंग एट माय फोन कि भाई ये रिफर्बिश्ड है कि नहीं है? करेक्ट। ठीक है, आपको बस, हाँ ठीक है, एक आधा जनरेशन पुराना मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है आपको, भाई मैं तो पहले से एप्पल का यूजर हूं,
तो वो भी वैनिटी क्रिएट कर सकते हो, एंड यू डोंट हैव टू आंसर टू एनीवन एट द एंड ऑफ द डे। तो ये हो गया पहला पिलर फ्रूगैलिटी का। दूसरा हो गया लर्न टू क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। मैं जब छोटा था, मतलब जब मैं 23 साल का था, या मैंने जब इंजीनियरिंग पूरी करी, तो मैं आईएमएस में टीचर लग गया। इंजीनियरिंग और एमबीए के बीच में मैं आईएमएस में फैकल्टी लग गया। 2 महीने का टाइम था, मेरे को 300 रुपये घंटे मिलते थे। मैं दिन में 6 घंटे पढ़ाता था। आई यूज टू मेक 40,000 to 50,000 रुपीज अ मंथ। 2 महीने मैंने कमाया, 3 महीना अच्छा जम के कमाया, फिर मेरा एमबीए चालू हो गया। फिर भी मेरे को आईएमएस से रिक्वेस्ट करी, नहीं आप आ जाओ एटलीस्ट महीने का हमारे को 20-30 घंटा कर दो। तो मैंने ओके, ये भी बहुत अच्छी बात है यार, पढ़ाई के साथ साथ 8-9 हज़ार रुपये बनते रहेंगे। मैंने अपनी आईएमएस की कमाई से मेरी पूरी एजुकेशन को, एमबीए को स्पॉन्सर किया, और मैं कोपनहेगन गया पढ़ने के लिए। द कॉलेज फीस वॉज टेकन केयर बाय द कॉलेज, बट आना जाना, रहना, खाना पीना, 1.5 महीना मैं अब्रॉड रहा, यूरोप में एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में रहा। तो ऑब्वियसली मेरे को करना था, वो भी मैंने अपने आप किया। मैंने अपना लैपटॉप भी खुद के पैसे से लिया, मैंने अपनी बाइक भी, पहली टीवीएस स्टार सिटी भी खुद के पैसे से ली। ये मैं क्यों कर पाया? क्योंकि मैंने एक पैरेलल इनकम हमेशा सोचा था कि रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए आपके पास। जैसे ही मेरा एमबीए खत्म हुआ तो मेरे को एमबीए कॉलेज ने उठा लिया कि भाई आप यहाँ पढ़ाना चालू कर दो। तो वहाँ मेरे को वो 400-500 रुपये घंटा देते थे। मैं वीकेंड्स पे जाता था, पूरा वीक काम करने के बाद वीकेंड पे जाके 6-6 घंटे दोनों सैटरडे संडे काम पढ़ाता था। तो 12 आवर्स इंटू 500-6,000 रुपीज़ वीकेंड्स पे कमाता था। आज भी आप वही वाला स्किल सेट कहाँ से कहाँ जुड़ जाता है, आज भी आप पढ़ा ही रहे हो? आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। तो वो मेरी स्किल ऑन रही। फिर मैंने सीएफए पढ़ाना चालू कर दिया। जब मैं सीएफए अचीव कर गया तो मैंने सीएफए पढ़ाना चालू कर दिया एक इंस्टीट्यूशन में। तब मेरी चार्जेस हो गए 2,000 रुपये घंटे के। तो वो मेरे को है था कि ठीक है 10 घंटा भी पढ़ाओ, 20,000 रुपये बन गए। अब 20,000 इज वॉट? 20,000 इज मे बी योर एंटायर पेट्रोल, EMI ऑफ द कार। आपकी कार कंप्लीटली फ्री हो गई क्या करने से? 10 घंटे देने से। तो मैंने एक खर्चे को नॉक ऑफ कर दिया। तो हमेशा लाइफ में ये देखो कौन सा खर्चा नॉक ऑफ हो रहा है। ये मत देखो कि यार ये 2,000 से थोड़ी ना मैं अमीर बनूंगा, ये 5,000 से थोड़ी अमीर बनूंगा। एक एक खर्चा नॉक ऑफ करते खर्चा नॉक ऑफ कर। अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी करके 500 रुपए महीना कमाते हो तो आपका नेटफ्लिक्स फ्री हो गया, आपकी महीने की चाय फ्री हो गई। ठीक है, यही 1 लाख जब 5 लाख बन जाएगा तो आप दिन का, महीने का 500 की जगह हो सकता है आप 2,000 रुपए कमा रहे होगे, 1,500 रुपए कमा रहे होगे। तो उस दिन हो सकता है आपका पूरे महीने का पेट्रोल फ्री हो जाएगा। तो लाइफ ऐसे ही बढ़ेगी। मेरी कौन सी पहले दिन पूरी इनकम थी, पैसिव इनकम थी। तो हर कोई भी इनकम हो उससे आप कौन सा खर्चा नॉक ऑफ कर सकते हो उस पर फोकस करो। ये मत लाइफ सबको छोटा ही रहने वाला है, शुरुआत मोटिवेशन बना रहेगा। बिल्कुल, उस पर आप प्रोग्रेस देखोगे। अरे वाह यार, अभी पिछले साल जो इनकम थी उससे अपन ने नेटफ्लिक्स निकाल दिया, इस बार नेटफ्लिक्स भी निकाल रहे, पेट्रोल भी निकाल रहे, अगले साल मैं गाड़ी की EMI भी निकालूंगा। और गोल्स लिखो। देखिए मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ। जो आप यहां रजिस्टर कर दोगे, जिसको आप विजुलाइज करोगे, जिसको आप एक इवेंट के साथ लिंक कर दोगे लाइफ के। अगर आप ये कह देते हो कि भाई ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे मेरे पिताजी को जब वो 60 साल के होंगे उससे पहले एक गाड़ी गिफ्ट करनी है, भाई मेरे को छोटी सी सही, एक स्विफ्ट डिजायर ही सही, पर मेरे को उनको गाड़ी देनी है, मेरे पिताजी जिंदगी भर स्कूटर पे चले हैं। तो वो ना फिर पूरी कायनात लग जाएगी आपके साथ, क्योंकि आपने लिख दिया है, आपने उस गोल को अटैच कर दिया। फिर यू विल रिवर्स वर्क, फाइंड अ वे, अपॉर्चुनिटीज विल फ्लो टू यू। कोई ना कोई फोन करेगा, यार तू वीकेंड पे फ्री है क्या, थोड़ी कोडिंग कर देना यार। अगर आप कोडर हो तो, अरे यार एक ये वो वायर फ्रेम बना देना, मेरा प्रोडक्ट बना देना, थोड़ा ले ले 20,000 रुपये। बोले अरे वाह यार, ये तो पैसे आने लग गए। तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड ये फ्रूगैलिटी सेकेंड हो गया आपका साइड इनकम। थर्ड हो गया हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इवन इफ इट इज 500 रुपीज अ मंथ। हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, SIP करो 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 करो, मत छोड़ो। ठीक है, क्योंकि आज जो 500 है ना वो कल 5,000 होगा, परसों 50,000 होगा, और फिर 5 लाख भी हो जाएगा। और कंपाउंडिंग का इफेक्ट 7 से 8 साल में आता है। 7-8 साल आप पैसे डालते रहोगे, एक हैबिट बन जाएगी। मेरी जो मैंने फर्म रखी तो उसका नाम रखा प्रॉफिट्स फर्स्ट। तो प्रॉफिट्स फर्स्ट इज अ माइंडसेट। प्रॉफिट्स फर्स्ट का मतलब यह है कि मैं खर्चों से पहले प्रॉफिट निकालूंगा। क्यों? फिर खर्चे रेगुलेट हो जाते हैं। अगर मैं खर्चों के बाद प्रॉफिट निकालूंगा तो प्रॉफिट इज क्वेश्चनेबल आइटम, राइट, कि भाई होगा या नहीं होगा। पर अगर मैं पहले दिन बोलूंगा 100 रुपए आए ना, ये 5 रुपए मेरा प्रॉफिट है यार, अब 95 में खर्चे निकालो, तो अपने आप है ना वो इट विल फिट इनटू 95 रुपीज। अगर आप खर्चों को 100 रुपए की स्पेस दोगे तो वो 100 रुपए ले लेंगे, 95 रुपए की स्पेस दोगे तो 95 लेंगे, 90 की स्पेस दोगे तो 90 भी ले लेंगे। ये खर्चों की नियति है। तो आप खर्चों को रोकना चाहते हो तो आप प्रॉफिट्स फर्स्ट अप्रोच पे आ जाओ, कि पहले प्रॉफिट निकालो फिर खर्चों पे फोकस करो। हमारे घर में भी यही होता था, मम्मी कुछ पैसा रख लेती थी रेनी डे फंड के नाम से। बिजनेसेस में भी ये होता है, उनके अकाउंट्स होते हैं, वो ओनर बोलता है यार ये अकाउंट को तुम नहीं देखोगे, ये तुम्हारा अकाउंट ही नहीं है।
क्योंकि उसको भी पता है यार आज प्रॉफिट निकाल लो, कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आज हमारे पास कुछ रेनी डे फंड होना चाहिए। सो ये मेरी 3 मेजर अप्रोचेस है और यही मैं करता आया हूँ और यही मैं कर रहा हूँ। मैं पिछले 9 साल से SIP कर रहा हूँ, आज भी SIP कर रहा हूँ, कल भी SIP करूंगा। आपके पूरे मेरे को पता है आपका नेटवर्थ अराउंड 10 करोड़ है जो क्योंकि कहीं और आपने बताया था। अब ये बताओ उसमें से SIP कितना है? So today, in terms of mutual funds, I own around 6 crores of mutual funds, and monthly मेरा अभी भी 3 से 3.5 लाख रुपया महीना I invest into SIPs. और Goal to reach 25 crores at the age of 50. आज से 10 साल बाद ये जो 5-6 करोड़ का नंबर है, 6 करोड़ के आसपास का नंबर है, should reach 25 CR. तो अगर आपने और कितने परसेंटेज रिटर्न पे ये पैसा जो है वो 25? आज जो मेरा IRR जिसे हम कहते हैं, जो जब से मैं पैसा डाल रहा हूँ, कभी ज़्यादा डाला कभी कम डाला, एक आधी बार रोटेशन किया, सब कुछ किया, तो वो 18% के आसपास मेरा रिटर्न बन रहा है 8-9 साल से। और ये सिंपल SIP म्यूचुअल फंड में जाकर के आपका 18% बन रहा है। बहुत लोग बहुत बड़ी कंपनीज चलाते हैं और 18% का रिटर्न नहीं निकाल तो मैं आपको 4-5 एग्जांपल देता हूँ। रिलायंस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%। HDFC का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8%। ट्रेंट का जो टाटा की कंपनी है उसका रिटर्न ऑन कैपिटल, जिसका जूडियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%। और मारुति का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड अबाउट 20-22%। और हाँ, सो ये मैंने कुछ आपको जैसे 4-5 कंपनी, तो ये 5 कंपनीज में से मारुति छोड़ दें तो बाकी सब सारी कंपनी मुझसे कम पैसे बना रही है। हाँ। तो देखिए ये अनईजी ये जो एक्सपेक्टेशंस जो मार्केट ने खराब करी है ना, खासकर ऑप्शन ट्रेडर कम्युनिटी ने। मैं खुद भी बहुत हैवी ऑप्शंस ट्रेडर हूँ, जम के ऑप्शंस लिखता हूँ, बट मेरे ना गलत एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट से। मैं ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाना चाहता हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैं 2-3 एग्जाम्पल्स देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि आजकल टेलीग्राम पे लोग आते हैं, भाई हम आपको दिन का 10% बना देंगे, आप 50,000 रुपये दो, हम 5,000 रुपये दिन का बना देंगे। आता है, सबको मैसेजेस आते हैं, आपको आते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो आते हैं, तो बताओ। तो मैंने एक मैथ करी, मतलब यार ये क्लेम मार रहे हैं, द मैथ शुड बैक इट अप, सिंपल सी बात है। तो मतलब अगर मैं 1 रुपया लगाता हूं और साल भर में वो 10% डेली कंपाउंड करता है, क्योंकि ये तो 10% का ही कमिटमेंट कर रहे हैं, तो वो साल के एंड में कितना हो जाएगा? 250 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। आपके हिसाब से कितना हो जाएगा? 250 इंटू 5,000? नहीं, मैं कंपाउंड कर दूं। अच्छा, अगर उसको कंपाउंड कर तो दूं, फिर भी एक एस्टिमेट 1 रुपया कितना बन जाएगा? 1 रुपये की बात करो, 1 करोड़ की बात 1 रुपया बन जाएगा कितना? 1 लाख? 1 लाख, ओके। और कोई एस्टिमेट थोड़ा सा? 5 250 दिन 10% से कंपाउंड कर रहा है एवरी डे, 5 लाख? ये बन जाएगा 2300 करोड़। 2300 करोड़? 1 रुपया, 1 करोड़ नहीं, 1 रुपया अगर 250 दिन 10% से कंपाउंड किया, यानी अगर आपने 10 मैंने 50,000 रुपए लगाए पहले 10% रोज कमाते रहे तो वो 2300 करोड़ हाँ, गुना वो हो जाएगा। 5,000 जो कमाया वो वापस मैंने कैपिटल में डाल दिया। हाँ, मैं तो डालूंगा, मैं लालची हाँ, आदमी हूं। हाँ, मैं तो चाहूंगा कि मेरा कैपिटल भी ग्रो करे, तो वो 5,000 अगले दिन 5,500 हो जाए। तो 2300 करोड़ आपने बोला? यस सर। 1 रुपया, 1 करोड़ नहीं कह रहा हूं मैं, 1 रुपया 250 दिन के बाद 10% कंपाउंडिंग पे 2300 करोड़ हो जाएगा। ये मूर्ख बनाने का धंधा है। क्योंकि हम सोच नहीं पाते। हम देखिए, हम है ना स्टेटमेंट्स पे चले जाते हैं। वो एक प्रोटोकॉल होता है ना, ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो आप ट्रस्ट को, ठीक है, किसी ने बोल दिया, अब मैथ तो कर लो यार। अगर ये कर सकते तो अंबानी के पास इतना पैसा हो तो कहां पहुंच जाएगा? और ये जो बैठा है ये टेलीग्राम ग्रुप थोड़ी चला रहा होगा। वो थोड़ी, और इनका तो फंडा ही अलग है, इनके सिस्टम्स अलग है। तो पहले तो अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी भी चीज से। अगर रिलायंस 9-10% का ROCE निकाल रहा है, बैंक्स 7-8% का निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज 15 से लेकर 24% का निकाल रही है, तुम कौन से चौधरी हो यार? हाँ, एक चीज हो सकती है। क्या हो सकती है? उसका भी एग्जाम्पल देता हूं। वॉरेन बुफे की कंपनी है बर्कशायर हैथवे, 1965 से लेके आज 2024, यानी मोटा मोटी 60 साल, 20% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। तो अब बोलो बहुत ही कम रिटर्न है यार। अब मैं आपको इसका नंबर भी बता देता हूं। अगर आपने 10,000 रुपए डाले होते 60 साल पहले उनकी कंपनी में, तो आपके हिसाब से आज वो कितने होते हैं? 20% सालाना ग्रो हो रहा है। 5 करोड़? 5 करोड़। वो नंबर होता है 150 करोड़। वाह, ये मैजिक कंपाउंडिंग का। तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है ना, जो ये FNO मार्केट देता है, जो अनरियलिस्टिक रिटर्न के पीछे जो आदमी भागने लग जाता है ना, कि 50,000 रुपये लगाए हैं ऑप्शंस बाय करके और 5,000 रुपये बना लूँ किसी तरह से एंड ऑफ द डे, जिसमें 5,000 का लॉस होगा उसको कवर करने जाएगा, दोबारा से लॉस हो जाएगा उसको, जो कैपिटल से भी हाथ धो पाएगा। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ही चक्कर में कहीं ना कहीं
आज के डेट में जो लोग जो इतना रिटर्न बना रहा होगा वो एज वी डिस्कस वो कभी जो है सोशल मीडिया पे आकर के सिखा नहीं रहा होगा, और जो सिखा रहा है वो साथ में ये भी बता रहा है जो हमें सुनना चाहिए कि भैया ऑप्शंस में भी एक रिटर्न का परसेंटेज लेकर के चलो अगर ऑप्शंस ही करना है, बट जो आपका खुद का जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स है 18-19% जो बड़े बड़े कंपनी नहीं बना पा रहे वो अगर आपको म्यूचुअल फंड या सिप बना करके दे रहा है तो उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा समझदारी है। सिंप्लिसिटी का कई बार जो है ना कोई भी तोड़ नहीं होता है। बिल्कुल सही है। देखिए तरुण जी, अगर मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स कमाने हैं तो एक तरीका तो है कि मैं रोज एक्टिव हो जाऊं, और जब एक्टिव हो जाऊंगा तो मतलब मैं सिर्फ काम करता रहूंगा, एक्टिविटी रहेगी, रिटर्न्स नहीं रहेंगे। ऑप्शंस में आप कितना भी हो हल्ला कर लो, ठीक है, आप कितना ही रिटर्न निकाल सकते हो, मेरे हिसाब से आप 24-30% से ऊपर सस्टेनेबली रिटर्न्स नहीं निकाल सकते। सस्टेनेबली आप 24-30% से ऊपर रिटर्न्स निकालना नामुमकिन है। अब उस रिटर्न्स के लिए आप दिन भर एक्टिव रहोगे, अपना हार्ट बीट बढ़ाओगे, टेंशन लोगे, बहुत सारे इश्यूज होंगे, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा कैपिटल जाएगा, आपका मूड खराब होगा, तो आपके लिए तो वो ट्रेडिंग है, उनके लिए ट्रॉमा है, ठीक है, क्योंकि आप जब रूम से निकलोगे 3:30 बजे आपका मुंह लटका होगा। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप SIP करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, कंपाउंडिंग का फ़ायदा लो, और कंपाउंडिंग का फ़ायदा ले लेके उसके बाद जब आपका कॉर्पस बन जाता है तो उसमें से विड्रॉल करना चालू करो। किसी भी बिजनेस में एक्साइटमेंट से पैसा नहीं बनता। क्या आज रिलायंस में एक्साइटमेंट है? कोई एक्साइटमेंट नहीं। वही तेल का कुआं है, वही काम है, वही एम्प्लॉय सुबह आता है, उसको पता है मेरे को दिन भर में क्या करना है, तो रिलायंस आज जम के पैसा बनाता है। एक्साइटमेंट और नॉन एक्साइटिंग बिजनेसेस का स्प्लिट रिलायंस की दुनिया में हमने देखा जी। पास्ट में। एक्साइटिंग बिजनेसेस हाँ जो थे वो शायद उतना अच्छा क्या वो बैंक्रप्सी पे चले गए, लेकिन जो नॉन एक्साइटिंग बिजनेसेस थे वो आज भी खड़े हुए हैं और बहुत बड़े बने। बिल्कुल, और वो सालों साल सदियों से बड़े। मैं आपको रिलायंस का एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने एक फंड लॉन्च किया था रियल एस्टेट के लिए, एंड इट वाज रन बाय नन अदर देन आनंद जैन, जो एक लेजेंड है, ठीक है। एंड रियल एस्टेट में उन्होंने वो फंड लॉन्च किया था, एंड इट डिडंट डू वेल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एक सेक्टर में अच्छा किया तो आप नेसेसरली दूसरे सेक्टर में भी अच्छा करेंगे ही करेंगे। जियो जब उन्होंने खड़ा किया है तो जियो स्टार्ट करने से पहले 10 साल की मेहनत है। रिलायंस खड़ा किया तो 2006 से रिलायंस का रिटेल का बिजनेस चालू है, रिलायंस रिटेल का जो बिजनेस है। तो 2006 के बाद 3 बार मैनेजमेंट शिफ्ट हो गई, बीच में वो उन्होंने स्लो डाउन कर दिया बिजनेस को, तो अब जाके आज 18 साल बाद वो बिजनेस जो है फ्लरिश कर पा रहा है। और वो भी तब कर पा रहा है जब एक राइट लीडरशिप उसको मिल गई। तो फॉर एग्जांपल उनकी डॉटर बड़ी हो गई तो उन्होंने उसको असाइन कर दिया। तो वो कहते हैं ना, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, तो मरना ही पड़ता है तभी स्वर्ग मिलता है। दूसरा मरे अपने को स्वर्ग मिले, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो व्यापारी अगर ये सोचेगा ना कि यार मैं तो किसी और से काम करवा लूंगा, ये कर लूंगा, टाटा भी कर लेता, तो टाटा बनने में उसको 125 साल लग गए, इंस्टीट्यूशनलाइज करने में उनको 125 साल लग गए। और रिलायंस अभी वो कंपनी बन गई जिसने सबसे पहले 1 लाख करोड़ का जो है प्रॉफिट रजिस्टर कर दिया, जिसपे आपने बहुत एनालिसिस करा है। तो 2-4 उसके अंदर वो बता दो कि कैसे 1 लाख करोड़ का कॉम्पोजिशन क्या है। 1 लाख करोड़ में जो सबसे बड़े 2 कॉम्पोजिशंस हैं उनके 4 मेजर बिजनेस वर्टिकल्स हैं। एक तो O2C बिजनेस कहते हैं, जिसे ऑयल टू केमिकल बिजनेस कहते हैं, जो उनका मेन हमेशा से बिजनेस रहा है। इंटरेस्टिंग उसका जो एस्पेक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो एक डिपिंग बिजनेस है, उसका रेवेन्यू का शेयर कंसिस्टेंटली कम हो रहा है। दूसरा जो तो उस बिजनेस का जो आई थिंक कंट्रीब्यूशन है पैट में, वो करीबन 1 लाख करोड़ में वो करीब मोटा मोटी 38-39% के आसपास का था। और दूसरा जो उनका सबसे आगे जो बिजनेस आया वो है जियो। तो जियो में जो मज़ेदार बात है ना वो ये है कि उनका जो नेट मार्जिन है वो करीबन 20% का है। जियो के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे जियो का मैंने अभी बताया आपको पहले कि करीबन 181 रुपये का आरपू है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इज ओनली 181 रुपीज, बट दे हैव 45 करोड़ यूजर्स। 45 करोड़ यूजर्स हैं जो हर महीने इंटू 181। तो गेम इज वॉल्यूम, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 7-8,000 करोड़ का उनका टर्नओवर है। तो 1 लाख करोड़ का उनका उस वर्टिकल का, जियो के वर्टिकल का टर्नओवर है, एंड इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 34% ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी टुडे। तो O2C इज नंबर 1, नेक्स्ट इज रिलायंस जियो। थर्ड कॉन्ट्रीब्यूटर टू देयर बिजनेस इज उनके तेल के कुएं हैं, वो हबीबी तेल के कुएं उनके लिटरली। तो उनका जो तेल के कुएं का बिजनेस है, जहाँ पे उनके पास KG बेसिन जो है, उसका मज़ेदार फैक्ट ये है कि 83% के आसपास उनका एबिटा है। 83%, मतलब 100 रुपये का रेवेन्यू आता है तो 83 रुपये उनका एबिटा बन जाता है। दर्शकों के लिए एबिटा इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड एमोर्टाइजेशन, जो मेजरली ऑपरेशनल इनकम है। तो इतना ज़्यादा इसलिए क्योंकि जो तेल का कुआं खरीदा था तो उसके राइट्स खरीदे, वो तो एक ही बार खरीदे थे, पर वो कुआं है वो तो निकले जा रहे थे, इट इज ऊजिंग मनी टू देम।
Yes. तो वो आज करीबन करीबन उनको 14-15% पीबीटी पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो बचा हुआ लास्ट है वो रिलायंस रिटेल कर रहा है। तो ये कॉम्पोजिशन है। रिलायंस रिटेल का जो परसेंटेज प्रपोर्शन टू रेवेन्यू है वो बहुत कम है, 3.5-4% के हिसाब से। वो रिटेल बिजनेस है, टर्नओवर बड़ा है पर प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम है। तो ये 4 बिजनेस वर्टिकल्स हैं जो उनका 1 लाख करोड़ दे रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि उनका जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो जिसे हम कहते हैं, जो मैंने क्षमता की बात करी थी, तो दे कैन पे देयर इंटरेस्ट 5.5 टाइम्स एवरी ईयर। वाह। तो अपनी कमाई में से वो 5.5 बार ब्याज दे सकते हैं। तो उनके ऊपर अगर 2-3 लाख करोड़ का भी लोन है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने वही शुरुआत में कहा था कि 1 लाख का भी लोन ज़्यादा होता है, कभी कभी 1 लाख करोड़ का भी लोन छोटा होता है। तो रिलायंस इज अ क्लासिक केस जहाँ पे इतना बड़ा लोन होने के बावजूद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनकी क्षमता इतनी बड़ी है। उन्होंने मतलब इतनी ज़्यादा क्षमता कर ली है अपनी कि वो अपनी कमाई में से 5.5 बार ब्याज दे देते हैं। संजय, जब हम जैसे लोग लोन लेते हैं ना, तो हमें हमेशा होता है फोरक्लोजर कर दें किसी तरह। ये 20 साल नहीं चलना चाहिए, 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, जिसकी जितनी इंक्रीमेंट आएगा तो आपकी ईएमआई की एलोकेशन आप खुद बढ़ा दोगे कि यार ब्याज लग रहा है नहीं तो। वेराज ये कंपनीज के केस में क्या होता है कि ये दे नेवर थिंक ऑफ फोरक्लोजर, दे विल थिंक ऑफ कि क्रेडिट लाइन कैसे बढ़ाते रहे, एनहांस कर सकते है ना। वो शायद जो आपने पहले बात बताई कि वो किसकी कितनी क्षमता है। वो पैसा अगर मेरे को एक बार मिल गया 8% पे, लेकिन मुझे पता है मैं 14%, 15%, 16% उससे कमा रहा हूँ, तो मैं कभी शायद वापस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आर्बिट्राज समझ लिया। बिल्कुल। तो मेरे को फ्री, देखिए वर्किंग कैपिटल जिसे कहते हैं, ये वर्किंग कैपिटल हो गया, आपके लिए कैपिटल काम करने लग गया। मैं रिलायंस का ही केस लेता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस डेट, एक कॉन्सेप्ट होता है नेट डेट। तो इसको सिंपल करूँ तो अगर समझिए आप पे 10 लाख रुपए का उधार है तो उसको कहेंगे ग्रॉस डेट। आपके पास 1 लाख रुपए का कैश इन बैंक है, पड़े हुए हैं पैसे, तो ये 1 लाख से आप 10 लाख का लोन में से 1 लाख रुपए वापस कर सकते थे। तो अब आपका नेट डेट हो गया 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख रुपीस। ठीक है। तो आपने वो 1 लाख रुपए रखा होगा कि भाई कोई इमरजेंसी है, कुछ है, तो मैं लोन अभी 1 लाख रुपए वापस नहीं करता, ये इमरजेंसी का पैसा रहने देता हूं। बट रिलायंस के केस में जो उनका ग्रॉस डेट है उसका 50% उनके पास कैश पड़ा हुआ है आज अकाउंट के अंदर, कैश, प्योर कैश। मतलब वो चाहें तो इमीडिएटली अपना लोन 50% आउट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, पर वो नहीं करेंगे। जो बात आपने बोली, उनको पता है मेरा 9% पे बोरोड है, मैं 15-16% बना लूंगा, क्यों बार इनको वापस करूं यार। और बैंक को तो मजा आता है ना, उसको तो इंटरेस्ट कमाना है। तो बैंक का तो काम ही इंटरेस्ट कमाना है, उसको तो चाहिए कि रिलायंस जैसे और 10-12 कंपनी बने तो हम जम के उनको लोन्स दें ताकि हमारे को ब्याज बने, क्योंकि उनको ब्याज मिलेगा तो वो हमारे को ब्याज देंगे 3-4-5%, 7% जो भी वो देते हैं। तो ये साइकिल है। तो ब्याज एक बुरी चीज नहीं है, बिकॉज वो पूरे इकोनॉमी को घुमा रहा है। तो रिलायंस के केस में ये भी एक बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है कि ऑलमोस्ट 50% उनका जो लोन है उतना कैश उनके पास हाथ में आज पड़ा हुआ है। तो ये उनके बैलेंस शीट, वो बहुत ताकतवर बैलेंस शीट है, वो ऐसे ही अंबानी नहीं है। एक संजय रैपिड फायर करते हैं, ठीक है। जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले अनफिल्टर्ड सवाल है वो बताना, जो जवाब है। सिप या ETF? प्रेजेंटली मैं सिप ज्यादा कर रहा हूं तो मैं सिप करूंगा, बट आई वुड लाइक टू इवैल्यूएट ETF, बट राइट नाउ सिप। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए नंबर 1 प्रेफर्ड सोर्स ऑफ कैपिटल? कस्टमर्स मनी फर्स्ट कैपिटल, की पैसा कस्टमर से आ जाए। कस्टमर का पैसा नहीं आ सकता तो खुद का पैसा, और तीसरा अगर वो भी नहीं आ सकता तो डेट का पैसा। सबसे बड़ा बिजनेस फेलियर रिसेंट इंडियन इकोनॉमी में? आई थिंक नीरव मोदी इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस फेलियर्स। ऐसा क्यों लगा आपको? मॉडल में क्या गलत था? मॉडल में इतनी ताकत नहीं हो पा रही थी कि वो वही उसकी क्षमता नहीं बन पा रही थी। तो जो लोन्स लिए जा रहे थे वो फॉल्स पेपर्स पे लिए जा रहे थे, तो यानी बिजनेस में क्षमता नहीं थी। अगर क्षमता होती तो उनको फॉल्स पेपर्स करने की जरूरत नहीं होती। तो दैट्स व्हाई द बिगेस्ट मिस्टेक वाज। दुकान से मार्केट प्लेस से क्विक कॉमर्स, नेक्स्ट क्या है? क्विक कॉमर्स की कैटेगरीज अमेजॉन जितनी बड़ी हो जाएंगी, विल बी द नेक्स्ट थिंग। क्विक कॉमर्स से ज़्यादा मुझे अभी मेरे लाइट में नहीं दिख रहा कुछ होगा, बट कैटेगरीज विल एक्सपैंड मैसिवली। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स जो हैं स्टैटिस्टिकली सिर्फ 5% बिजनेसेस को हेल्प करते हैं। कौन से बिजनेस को सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के लिए जाना चाहिए और किसको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए? अगर आप छोटे बिजनेसेस हो तो आपको माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स पे जाना चाहिए, जिनकी डायरेक्ट आपकी ऑडियंस के साथ इन्फ्लुएंस है। और उसमें भी एकदम मैसिव इन्फ्लुएंसर्स के साथ मत जाओ, छोटे छोटे नैनो इन्फ्लुएंसर्स पकड़ लो। अगर आप एक बहुत बड़ा ब्रांड हो और आपको एक एंट्री करनी है किसी मार्केट में, तो और आपके पास पैसा है, तो आप एक रिस्पेक्टेबल फिगर को एक सेलिब्रिटी की तरह ले सकते हो। इंटरनेशनली सेलिब्रिटी बिजनेस सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है जिसमें बहुत अच्छा क्लिक करा? आई थिंक जो इनका बिजनेस है प्रियंका चोपड़ा का, एनॉमली। आई थिंक शी हैज़ डन फिनोमिनली वेल।
शी इज़ वेरी क्लोज टू बीइंग द फर्स्ट नंबर 1 ब्यूटी ब्रांड नाउ. फेंटी नंबर 1 है रिहाना का, बट शी इज़ नाउ नंबर 2. एंड रिहाना को 7 साल हो गए, उनको सिर्फ 3 साल हुए हैं, तो आई एम श्योर शी विल बीट रिहाना. अगर एक कंपनी में आपको अगर एक कंपनी में कॉर्पोरेट डेट के लिए इन्वेस्ट करना है तो कौन सी बड़ी 3 चीज़ें देखोगे आप? वही 3 चीज़ें जो बार बार मैं कहता रहा हूँ कि कमाई की क्षमता, असेट की क्षमता एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रिकरिंग रेवेन्यू फॉर द कंपनी. हाँ, उसकी कंपनी का. हाँ. ताकि वो मेरे को सर्व हाँ, वापस मुझे से. देखो, मेरे को क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मेरे पैसे ब्याज मिले, मुझे ये चाहिए कि मुझे मेरा प्रिंसिपल वापस मिले, और कंपनी कमाएगी तभी ये हो पाएगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा. सबसे ये जो पूरा गिग इकोनॉमी में आपका फेवरेट गिग जो आपको लगता है बहुत पैसा बना सकता है फ्यूचर में? AI agencies. I think they will change the world. And my son said a very beautiful thing about AI. बोलते विदाउट AI there will be no AI. तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? बोलते विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस there will be no active income. इसको थोड़ा समझा ही दो यार. सो बेसिकली उसका कहना ये था कि कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, एंड ChatGPT 4 ओमनी ने मतलब होश उड़ा दिए. मैं उसके जो यूज केसेस देख रहा हूँ, खुद पर्सनली देख रहा हूँ, बहुत जल्दी किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी काम करने के लिए, ऐसा मेरे को प्रतीत होने लग गया है. तो 4 ओमनी अभी सिर्फ 2 साल के अंदर इधर पहुंच गया है. तो मेरे बेटे ने यही कहा कि भाई किसी आदमी को जिंदा रहना है लाइफ में, किसी को एक्टिव इनकम कमानी है, तो बहुत जल्दी एक्टिव इनकम कमाने के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आनी ही पड़ेगी. तो आपको टूल आना चाहिए, कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये आपकी एक्टिव इनकम होगी. 5 मेगा ट्रेंड्स फॉर द नेक्स्ट 5 years टू वॉच आउट फॉर. I think energy sector in India will be very, very, जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है. because we have to shift from thermal to solar and renewables. So that's first. Second, I think will be infrastructure, road infrastructure. Third will be logistics, extreme ease of logistics होगा, और उसमें मुझे लगता है बहुत प्लेयर्स नए नए इवॉल्व करेंगे. Fourth, I think consumerism will do very well in the next 5 years. I see at least in next 5 years consumerism going to 2.5 times, यानी 16-18% के आसपास का उसका CAGR रहेगा. और पांचवा कौन सा होगा? हाँ, fifth would be exports. From India. Yes, I think it will see a massive boost because as compared to China, we are only 15% of what they export. अगर वो $3-3.5 trillion का एक्सपोर्ट करते हैं, हम करीबन $400-500 billion के आसपास है. तो I think that is one place which will see massive boom. So these are the 5 trends to watch out for. जितने आपने आज तक बिजनेस पढ़े, देखे, कंसल्ट करे या कुछ भी करा, आपका फेवरेट बिजनेस मॉडल विच जस्ट ब्लू योर माइंड अवे? आई थिंक बिजनेस मॉडल की सक्सेस जो होती है, अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल हैज़ हाई ग्रॉस प्रॉफिट, लो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन एंड एक्सट्रीम पोटेंशियल ऑफ रिकरिंग रेवेन्यू. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अगर मुझे देखनी है, तो मुझे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था जैसे आयुर्वेदा का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. उसमें 92.5% का GP था. पैट वॉज 18-19%, विच इज़ वेरी हाई. एंड थर्ड इज इट इज़ रिकरिंग बिकॉज लोगों का पेट खराब होना है, लोगों को शुगर होनी है, लोगों को BP होना है. तो आई थिंक आयुर्वेदा बेस्ड सॉल्यूशंस विड डू वेरी वेरी वेल. इट इज़ रियली ब्लू माई माइंड बिकॉज कहीं भी आप 18-20% के पैट की बात करते हो तो एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर होता है. लास्ट एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लूँगा मैं कि एक ऐसा बिजनेस जिसका मॉडल आपके एवैल्यूएशन में आपको लगा कि बहुत ही बकवास है बट द कंपनी इज डूइंग वेरी वेल. हाँ, इंडिया मार्ट. इंडिया मार्ट, बट आई थिंक दे हैव डेवलप्ड अ मोट. उन्होंने जो मोट बना लिया है वो बहुत अलग बना लिया है. मॉडल में कोई बहुत ज़्यादा ताकत नहीं थी बिकॉज गूगल उससे बेटर काम कर सकता है, फेसबुक उससे बेटर काम कर सकता है. बट जो इंडिया मार्ट ने मोट बनाया, बहुत एक सिंपल मॉडल को उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया है. तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया मार्ट जैसा मॉडल इतना अच्छा कर लेगा. बट हैट्स ऑफ टू देम, मतलब हैट्स ऑफ टू देम, दे आर मेकिंग 40% पैट. तो ये इस पे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना संजय बताता हूँ. 2013-14 की दुनिया में भी मैं इंडिया मार्ट विजिट वगैरह करके देखा था कि क्या है क्या नहीं है. जब मैं ये पॉडकास्ट का सेटअप कर रहा था, कुछ चीज़ें मैंने इंडिया मार्ट से सोर्स करी, क्योंकि आपको जो है डायरेक्ट फैक्ट्री से जो है सप्लाई मिल जाता है. yes. तो आई थिंक इट्स अ यूनिक मॉडल. नहीं, उन्होंने ना मोट बहुत अच्छा कर लिया, जैसे हम कहते हैं ना USP कहते हैं जिसे. तो उन्होंने जो अपना USP इतना ज़बरदस्त कर लिया है कि टुडे दे हैव 14 crore बायर्स एंड सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म. तो उन्होंने लोगों को जमा कर लिया है, उन्होंने डिस्कवरेबिलिटी बहुत ईजी कर दी है, और आपको पिन चाहिए, पियानो चाहिए, शिप चाहिए, कुछ भी चाहिए, उन्होंने वहाँ पे कर दिया. तो आई थिंक वो उन्होंने रियली बहुत अच्छा काम किया है. नहीं तो अगर वो सिर्फ एक लीड सेलिंग बिजनेस होता
कि भाई लीड ले लो. तो आई थिंक इट वॉज मोस्ट पथेटिक बिजनेस मॉडल. आई थिंक द वे दे हैव डिजाइन द मॉडल नाउ एंड क्रिएटेड अ मोट, इतनी बड़ी वर्कफोर्स है उनके पास, इतनी बड़ी सेल्स फोर्स है उनके पास, एंड दे आर डूइंग ऑलमोस्ट 800-900 crores ऑफ रेवेन्यू विद 250-300 crores ऑफ पैट. इट इज़ फिनोमिनल. इट इज सल्यूट है अग्रवाल साहब को इस मामले में. तो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड कंपनी एक और बता दो, ताकि अगले पॉडकास्ट में हम उसकी जो है परफॉर्मेंस देख लेंगे जब आपके साथ दोबारा बैठेंगे. अंडररेटेड कंपनी मेरे को आई थिंक अब शायद वो कंपनी बेटर कर गई है, बट कुछ साल पहले जब मैंने उसको देखा था उसने बहुत अच्छा किया है, विच इज़ 5 Star Finance. 5 Star Finance. 5 Star Finance has done now started doing very well of late, 1-1.5 साल से. बट जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था आई वॉज अमेज्ड, एंड आई थिंक 2-3 things which really zapped me were 94% of their business was from South, and they were doing 26 to 28% average interest loans. और जो उनका पैट का परसेंटेज था 10% ऑफ लोन बुक, आई थिंक दिस रियली, मैंने बोला यार ये तो मैजिक है जो उन्होंने करके रखा है. एंड आई थिंक विद हार्डली 1.52% NPA, तो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल उन्होंने क्रिएट किया. तो इट इज़ अ वेरी, अभी भी मेरे को लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा 5 Star Finance के बारे में. इट्स अ वेरी वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड कंपनी. सुपर. अब संजय, जो हमारे यूज़र्स हैं उनके लिए अगर एक आपको लास्ट पार्टिंग मैसेज बताना है, व्हाट इज़, अगर एक मंत्रा ऑफ सक्सेस देना है उनको, तो वो क्या होगा? एक्सट्रीम कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, long term thinking broken up into short term actions, and not going for these little gains कि भाई मैं 50,000 लगा दूंगा तो 5,000 बना लूंगा. ऑल दीज थिंग्स, ये सब ना करें. मैं हमेशा कहता हूँ जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है. तो आपको अगर कोई आके ऐसे चीज़ें बताए जो सुनने में बिलीव नहीं हो रहा, तो 99% चांस यही है कि वो गलत है. तो आप ये सब बहकावे में मत आए. वो स्प्राइट बोलता है ना, अपनी अक्ल लगाओ, तो अपनी अक्ल लगाओ भाई. और वेल्थ इज क्रिएटेड ओवर लॉन्ग टर्म, ऑलवेज क्रिएटेड ओवर लॉन्ग टर्म, बट इट्स द इम्पैक्ट शोज आफ्टर 7 to 8 years. उसके बाद आपको मजा आने लग जाता है. बोलते हैं यार ये तो फ्लाइट टेक ऑफ कर गई मस्त एकदम, अब 35,000 फुट पे आ गई. सो दिस इज माई एडवाइस. लाइफ इज वेरी सिंपल, वी कॉम्प्लिकेटेड. तो हमें नहीं करना चाहिए, सिंप्लिसिटी से जियो, मस्त रहो. थैंक यू संजय, आपने टाइम निकाला हमारे लिए. हमारा बिल्कुल नया पॉडकास्ट है, फिर भी आपने टाइम निकाला. इट इज अ वेरी वैल्यूएबल पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच संजय. थैंक यू सो मच.